हाँ, मुझे पता है कि मेरी प्यारी फैमिली बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टोरी का वेट कर रही है, तो मैं मिस्टर एक्स इसी फैमिली के लिए लेकर आ चुका हूं आज एक और जबरदस्त और कमाल की स्टोरी, जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। हो सकता है अगर आप इस स्टोरी को कहीं अकेले रात के सुनसान रास्ते में चलते हुए सुन रहे हो, तो मेरा यकीन मानिए आज आपका कलेजा बाहर निकलने वाला है। ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमारे साथ शेयर की है और कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो अपनी बदले की आग में बहुत ही भयानक प्रकार से झुलस रही है और उसकी चपेट में आ जाते हैं शहर में रहने वाले दो दोस्त और उनकी पत्नियां। उस आत्मा से पीछा छुड़ाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि वो आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जिन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया वो तो मौजूद ही नहीं थे, और जो बेचारे अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे थे वह उसकी चपेट में आ जाते हैं। और फिर जब वो उस समस्या का समाधान करने के लिए निकलते हैं तो एक के बाद एक रुकावटें उनके लिए मुसीबतें खड़ी करती जाती है। तो मैं चाहूंगा कि इस स्टोरी को आप पूरा सुनकर मुझे बताएं कि ये स्टोरी आपको कितनी ज्यादा खौफनाक लगी है, क्योंकि सबसे आखिर में मैं आप सभी लोगों का वेट करता हूं आपके रिव्यू का। और सभी साथी एक बार कमेंट करके अपना प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मुश्किल से शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन सुनसान जंगली इलाके के बीचों बीच बने संकरे रास्ते पर भागती गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे रक्षित की निगाहें बार बार कभी अपनी घड़ी पर जाती तो कभी गाड़ी के अंदर लगे शीशे के जरिए बैक सीट पर अधलेटी पड़ी ईशिता को देखता। ईशिता अपनी आंखें मूंदे हुए अपनी बगल में बैठी मीतू के कंधे पर सिर टिकाए सो रही थी। रक्षित ने पास बैठे गगन से धीमी आवाज में पूछा, ओह यार, कब आएगा ये तेरा गांव? तू तो कह रहा था कि शाम होने से पहले ही पहुंच जाएंगे हम वहां, लेकिन अब तो रात होने वाली है और अब तक तेरे उस गांव का कोई अता पता नहीं दिख रहा। गगन सोचते हुए बोला, अब यार इसमें भला मेरा क्या कसूर है? मुझे तो यही लगा था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा शाम के 6 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। गगन उसे समझाते हुए बोला, तू क्यों इतना टेंस हो रहा है यार? आधे पौन घंटे बाद तो पक्का पहुंच ही जाएंगे हम लोग गांव। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हाईवे से टर्न लेते हुए गलती से हमने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। रक्षित झुंझलाकर चिल्लाया, अब तूने जहां से टर्न लेने बोला था वहीं से तो टर्न की थी मैंने गाड़ी। गगन उस मनहूस दिन को याद करने लगा जब एक शाम वो ऑफिस से जल्दी घर चला आया था। गगन जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी गाड़ी बंगले के गेट के बाहर ही रोक दी और फिर पिछले गेट की तरफ बढ़ गया। गगन को अच्छी तरह मालूम था कि पिछले गेट पर सुबह से लेकर रात तक कोई भी लोग नहीं रहता, इसलिए वो पिछले गेट को धीरे से खोलकर बंगले के कंपाउंड में आया और फिर गार्डन के पिछले हिस्से में खुलने वाले दरवाजे से होकर गगन बंगले के अंदर जा पहुंचा। दबे पांव चलते हुए गगन पहले अपने बेडरूम में गया। वहां अलमारी में छिपाकर रखा हुआ डरावना मुखौटा निकालकर चेहरे पर लगा लिया। फिर बिजली की तेजी से हॉल की तरफ बढ़ गया, जहां सोफे पर बैठी मीतू बड़े ध्यान से टीवी पर चल रहा कोई सीरियल देख रही थी। गगन ने अब अजीब भयानक तरह से गुर्राते हुए सोफे के पीछे से अपने दोनों हाथों से मीतू की गर्दन जकड़ने का ड्रामा किया। घबराकर चीखती हुई मीतू जैसे ही सोफे से उठकर पलटी कि अपने सामने डरावना मुखौटा लगाए हुए गगन को देखकर जोर से चीख मारकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मीतू जैसे ही गगन की तरफ पलटी कि उसका चेहरा देखते ही गगन को एहसास हुआ कि उसने अपने मजाक के चक्कर में ये ध्यान ही नहीं दिया कि दरअसल सोफे पर मीतू नहीं बल्कि मीतू की सहेली ईशिता बैठकर टीवी देख रही थी। ईशिता की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर और उसे बेहोश होकर गिरते देख गगन इतना शॉक्ड हो गया कि उसे ये तक ध्यान नहीं रहा कि वो कम से कम चेहरे से मुखौटा तो हटा ले। घबराहट में गगन ने टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी ईशिता के पास बैठकर उसके चेहरे पर बोतल से पानी लेकर छिंटकने लगा। पानी के छींटे मारते ही 2-3 मिनट के अंदर ईशिता को होश आ गया, लेकिन जैसे ही
ईशिता ने होश में आकर अपनी आंखें खोली। अपने पास किसी भयानक मुखौटा लगाए व्यक्ति को देखकर वो इतनी बुरी तरह से घबरा गई कि पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए वो दोबारा बेहोश हो गई। हक्का बक्का गगन अभी कुछ सोच पाता कि दूसरे रूम का दरवाजा खोलकर मीतू हॉल में आई। मीतू की तरफ गगन की पीठ थी, इसलिए मीतू नहीं देख पाई कि गगन ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया हुआ है। मीतू को पास देखकर गगन ने जैसे ही उसकी तरफ पलटकर देखा, मीतू भी एकदम जोर से चीखी। कौन हो तुम? गगन ने लपककर अपना मुखौटा नोच कर फेंक दिया। गगन का चेहरा देख हैरत से मीतू जोर से चिल्लाई, गगन गगन तुम क्यों ये भयानक मुखौटा चेहरे पर लगाए हुए थे? और ये ईशिता ये कैसे बेहोश हो गई? कहीं तुमने तो कुछ। गगन ने अपने हाथ मसलते हुए अफसोस भरी आवाज में कहा, ओह मीतू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं तो तुम्हें डराने के लिए मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि सोफे पर बैठकर टीवी देखने वाली तुम नहीं बल्कि ईशिता है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है मीतू। मैं तो अपनी बीवी के साथ बस एक मजाक करना चाहता था। मुझे क्या मालूम था कि सोफे पर मेरी बीवी नहीं बल्कि कोई और बैठी होगी। मीतू ने गहरी सांस ली और कुछ सहमी आवाज में बोली, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी गगन। ईशिता को भूत प्रेत क्या, गहरे अंधेरे तक से उसे फोबिया है। उसने मुझे बताया था कि वो अपने बंगले में जनरेटर हमेशा रेडी रखती है ताकि जैसे ही लाइट जाए कि पावर बैकअप से लाइट्स फिर से ऑन हो जाए। अरे ऐसे क्या पागलपन सूझ गया तुमको भी जो भूत बनकर डराने चले आए? गगन ने अचानक पूछा। लेकिन तुम क्यों और कहां चली गई थी ईशिता को यहां अकेली छोड़कर? मीतू बोली, ओह वो मैं तो अंदर रूम में अपनी नई साड़ी पहन रही थी। मुझे क्या पता था कि आज ही तुम पर यह मजाक का भूत सवार हो जाएगा। गगन कुछ बोलता कि इतने में ईशिता के पर्स में रखा मोबाइल बजने लगा। हड़बड़ाई मीतू ने जल्दी से पर्स खोलकर उसका मोबाइल निकाला और उसमें रक्षित का कॉल देखकर बुरी तरह से घबरा के बोली, हेलो रक्षित, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। ईशिता मेरे घर आई थी लेकिन उसकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। मीतू ने कॉल कट करके ईशिता को अपने पति की हेल्प से जमीन से उठाकर सोफे पर ठीक से लिटाया और कोशिश करने लगी कि रक्षित के यहां पहुंचने से पहले ही ईशिता को होश आया जाए। लेकिन मीतू की हर कोशिश नाकामयाब रही और ईशिता की बेहोशी नहीं टूटी। रक्षित ने जैसे ही मीतू के घर की डोरबेल बजाई, मीतू का दिल डर के मारे एकदम तेज धड़कने लगा। वो धीमी आवाज में बोली, लगता है रक्षित आ गया, तुम जाकर जल्दी से दरवाजा खोलो गगन। गगन दरवाजा खोलकर बोला, आओ रक्षित, तुम तो एकदम आंधी तूफान की रफ्तार से यहां आ पहुंचे। रक्षित ने सीधे हॉल में आते हुए बेचैनी से कहा, कहां है ईशिता, क्या हो गया उसे? फिर उसने जैसे ही सोफे पर बेसुध लेटी ईशिता को देखा तो दौड़कर उसके करीब जा पहुंचा। रक्षित ने बेहोश ईशिता का हाथ पकड़ा और उसे पुकारते हुए जोर से आवाज लगाई, ईशिता प्लीज आंखें खोलो, देखो ना मेरी तरफ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो बेबी। लेकिन ईशिता ने जब अपनी आंखें नहीं खोली तो रक्षित बुरी तरह भड़क कर मीतू पर चिल्लाने लगा, कैसे बेहोश हो गई मेरी बीवी, क्या किया है तुम लोगों ने? अब गगन ने हिम्मत करके सारी बात बताई। मैं तो अपनी बीवी मीतू को डराने के लिए एक छोटा सा मजाक कर रहा था यार, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सोफे पर मीतू नहीं बल्कि ईशिता बैठी थी। रक्षित ये सुनते ही चीख पड़ा, ओह ये क्या कर दिया तुमने गगन? ओफ, अब क्या होगा मेरी ईशिता का? गगन ने हैरानी से पूछा। अरे ऐसा मजाक तो मैं अक्सर ही मीतू के साथ करते रहता हूं, पता नहीं ईशिता कैसे इतना ज्यादा डर गई कि अपनी सुध-बुद्धि खो बैठी। तभी मीतू जोर से बोली, ईशिता सुन रही हो ना तुम मेरी आवाज? अचानक ईशिता ने अपनी आंखें खोल दी, पर यह क्या, उसकी दोनों आंखें तो एकदम खून में डूबी हुई लग रही थीं। ईशिता कुछ सेकंड तो सोफे पर लेटी हुई अपनी खूनी आंखों से एकटक घूरती रही मीतू को। फिर उसने लपककर मीतू की गर्दन अपने हाथों में किसी ककड़ी की तरह दबोच ली और जंगली भेड़िए की तरह जोर जोर से गुर्राने लगी। मीतू छटपटाती हुई अपना गला छुड़ाने की पुरजोर कोशिश करने लगी। गगन भी बौखलाकर मीतू को ईशिता की पकड़ से छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा, लेकिन गगन और मीतू बचने के लिए जितना प्रयास कर रहे थे,
ईशिता की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। रक्षित ये सब देख इतनी दहशत में आ गया कि उसके दिलो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। गगन ने मीतू को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से ईशिता के बाल खींचते हुए उसे सोफे के नीचे धकेल दिया। बालों के जोर से खींचते ही ईशिता दर्द से कराहती हुई सोफे के नीचे आ गिरी और उसके हाथों से मीतू की गर्दन छूट गई। अपनी गर्दन को सहलाते हुए मीतू बिजली की तरह लपकती हुई वहां से दूर कोने में भागकर खड़ी हो गई। फिर वहीं से चीखते हुए बोली, रक्षित, तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, उसे पकड़ो और अभी के अभी लेकर निकल जाओ यहां से। ये पागल तो मुझे ही मारने पर तूल गई थी, होश ही नहीं रहा इसे। रक्षित अब किसी तरह ईशिता की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन अभी रक्षित ने 2 कूदम ही आगे बढ़ाए थे कि ईशिता बड़े ही भयानक स्वर में चिल्लाई, खबरदार, खबरदार, जो किसी ने मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाए तो एक एक बूंद खून चूस लूंगी, उसके बदन से मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी उसे। ईशिता इतनी भयानक आवाज में बोल रही थी कि रक्षित का रोम रोम डर से सिहर उठा। वो डरी सहमी नजरों से ईशिता को देखने लगा। खूबसूरत और नाजुक गुड़िया सी ईशिता अभी किसी भयंकर चुड़ैल की तरह बदसूरत और भयानक नजर आ रही थी। ईशिता के लंबे घूंघराले बाल उसके कंधे के चारों तरफ बिखरकर हवा में उड़ रहे थे। उसकी खून में डूबी हुई बड़ी बड़ी आंखें और जहरीली नागिन की तरह लपलपाते होंठ देख वहां खड़े हुए गगन, मीतू और रक्षित के हाथ पैर थर थर कांपने लगे। रक्षित किसी तरह कांपती हुई आवाज में बोला, ईशिता, ईशिता, प्लीज होश में आओ तुम। ईशिता भयानक गुर्राहट के साथ चीखी, ईशिता? कौन ईशिता? मैं तरंगिनी हूं, तरंगिनी, अच्छी तरह से पहचान लो मुझे, बदतमीज। रक्षित डर कर चिल्लाया, ये किस तरंगिनी की बात कर रही हो तुम? तुम्हारा नाम ईशिता है और मैं तुम्हारा रक्षित हूं। क्या मुझे नहीं पहचान पा रही हो तुम? ईशिता ने अब एक जोरदार कहकहा लगाया, फिर किसी जंगली बिल्ली की तरह अपने पैरों के बल ऊंची छलांग लगाई और सीलिंग पर लगे हुए खूबसूरत नक्काशीदार झूमर को एक ही झटके से खींचकर उसे तोड़ डाला और फिर भयानक आवाज में हू करके हंसती हुई फिर से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। ईशिता के नीचे गिरते ही रक्षित जल्दी से आगे आया और डरते डरते वो ईशिता के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या हो गया मेरी ईशिता को? अचानक ही ये इतनी भयानक सी क्यों दिखने लगी? और इसकी आवाज तो किसी भयानक भेड़िए की तरह लग रही थी। मीतू तो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वो डर के मारे रोने लगी और रोते हुए ही किसी तरह बोली, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। ईशिता की ऐसी हालत हमारे घर में हुई है तो हम ही उसे अभी के अभी शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। चलो गगन, हम लेकर चलते हैं इसी पल ईशिता को डॉक्टर विनीता के पास। गगन हकबकाया सा आगे आकर बेहोश पड़ी ईशिता को रक्षित की मदद से उठाकर घर से बाहर ले जाने लगा। बाहर खड़ी गाड़ी की बैक सीट पर ईशिता को लिटाकर उसके पास ही जगह बनाकर रक्षित भी बैठ गया। गगन और मीतू सामने वाली सीट पर बैठे और गाड़ी फर्राटे भरती हुई डॉक्टर विनीता के क्लिनिक की तरफ रवाना हो गई। डॉक्टर विनीता यूं तो अभी 32 साल की ही थीं, लेकिन अपने पास आए पेशेंट के दिमाग में चल रहे फितूर को वो इतनी खूबी से पकड़ लेती कि बड़े बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर भी विनीता के इस हुनर को मानते थे। हमेशा ही डॉक्टर विनीता के क्लिनिक में मरीजों और उनके रिश्तेदारों की भीड़ लगी रहती थी। बेहोश ईशिता को जब गगन और रक्षित गाड़ी से उठाकर क्लिनिक तक लेकर आए तो वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले उन्हें ही डॉक्टर के चेंबर में भेज दिया। डॉक्टर विनीता ने बड़ी नरमी से उन सबको बैठने के लिए कहा और फिर उनसे ईशिता के बारे में इंक्वायरी करने लगी। कई सारे सवाल पूछने के बाद फिर डॉक्टर विनीता कुछ पल तो मन ही मन सोचती रहीं, फिर एक इंजेक्शन तैयार करके उसे ईशिता की बाह में लगा दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर ईशिता एकदम से उठ बैठी, फिर अपनी आंखें इधर घुमाती हुई कमरे और उस कमरे में मौजूद लोगों को देखने लगी। लेकिन रक्षित, मीतू और गगन की हैरानी तब बढ़ गई जब उन्होंने ईशिता को एकदम नॉर्मल इंसानों जैसा मुस्कुराते देखा। ईशिता ने उन सब के घबराए हुए चेहरे देखे तो वो एकदम चौंक कर बोली, अरे
तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और ये तो किसी डॉक्टर का क्लिनिक लग रहा है। तुम सब मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर आए हो? ईशिता की नॉर्मल बातें सुन और नॉर्मल चेहरा मोहरा देखकर डॉक्टर विनीता गुस्से से बोली, ये आप लोग क्या मजाक कर रहे हैं? डॉक्टर का एक एक मिनट कीमती रहता है। रक्षित और गगन ने डॉक्टर विनीता को समझाने की कोशिश की, पर ईशिता की नॉर्मल बातें सुनकर डॉक्टर विनीता ने उन्हें फौरन क्लिनिक से चले जाने के लिए कह दिया। कुछ देर पहले ही जिस ईशिता को रक्षित, मीतू और गगन ने किसी भयानक चुड़ैल की तरह बिहेव करते देखा था, वही ईशिता अब डॉक्टर विनीता के क्लिनिक में पहुंचने के बाद एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगी। डॉक्टर ने उल्टे उन तीनों को ही डांट फटकार कर फौरन अपने क्लिनिक से बाहर जाने के लिए कह दिया। ईशिता जैसे ही डॉक्टर के चेंबर से बाहर आई कि गगन ने आगे बढ़कर हिचकते हुए कहा, तो अब तुम पूरी तरह नॉर्मल फील कर रही हो ना? गगन की बात पूरी हुई ही थी कि अचानक ईशिता के चेहरे का हाव भाव बदलने लगा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक बार फिर अजीब सी लाली छाने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखें दोबारा खून की तरह लाल हो उठीं। अभी कोई कुछ कहता या समझ पाता कि ईशिता गुर्राते हुए छलांग मारकर दरवाजे के पास जा पहुंची और उसने एक झटके से दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर पलटकर वहशियाना हंसी हंसती हुई भयंकर स्वर में बोली, दरवाजा तो मैंने बंद कर दिया है, अब कैसे बचोगे तुम सब मेरे हाथों से? ईशिता का ऐसा भयंकर रूप देखकर रक्षित, गगन और मीतू ही नहीं बल्कि डॉक्टर विनीता भी एकदम घबरा सी गई। कुछ पल के बाद बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और एकदम नरमी से बोली, ईशिता चलो जल्दी से खोलो दरवाजा। विनीता की मीठी आवाज सुन ईशिता ने उनकी ओर अपनी नजरें घुमाई। अपनी लाल लाल खून में डूबी आंखों को वो बड़े ही अजीब तरह से गोल गोल घुमाती हुई बोली, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगी ये दरवाजा। दरवाजा खोलते ही तुम सब इस कमरे में मुझे अकेली छोड़कर बाहर भाग जाओगे और फिर मुझे मक्कार मकड़ी पकड़कर खा जाएगी। यही योजना बनाई है ना तुम सब ने? मुझे मारना चाहते हो ना तुम सब मिलकर? लेकिन मैं कभी तुम्हारी योजना सफल नहीं होने दूंगी। रक्षित ने ईशिता की ऐसी अजीबोगरीब बहकी हुई बात सुनी तो उसके पास आते हुए जोर से चिल्लाया, होश में आओ ईशिता, क्या हो गया है तुम्हें? हम लोग क्यों तुम्हें मारने की बात सोचेंगे? लेकिन रक्षित के चिल्लाने का तो जैसे ईशिता पर उल्टा ही असर हुआ। वो अब एकदम गहरी गहरी सांसें भरती हुई चीखी, खबरदार, मेरे करीब आने की सोचना भी मत, नहीं तो इसी पल तुम्हारी गर्दन काट के धड़ से अलग कर दूंगी। ईशिता चीखते हुए अचानक अपने बाल नोचने लगी, फिर एक तरफ स्तब्ध खड़ी डॉक्टर विनीता की ओर लपकी। जब तक डॉक्टर विनीता संभल पाती तब तक तो ईशिता ने उन्हें नीचे जमीन पर गिरा दिया और खुद भी दांत किटकिटाते हुए वो नीचे गिरी डॉक्टर विनीता के ऊपर ऐसे झपट्टी जैसे भूखी शेरनी अपने शिकार पर झपटती है। डॉक्टर विनीता ने अब तक जाने कितने ही मेंटल पेशेंट्स को हैंडल किया था, पर इससे पहले कभी भी उनका पाला इतनी खतरनाक और हिंसक पेशेंट से नहीं पड़ा था। ईशिता अपने लंबे लंबे नाखूनों को डॉक्टर विनीता की गर्दन पर गड़ाने लगी और फिर वो अपना मुंह ऊपर उठाकर इतनी जोर से चीखी कि पूरा चेंबर हिल उठा। डॉक्टर विनीता को अपनी आंखों के आगे अपनी मौत नाचती दिखने लगी। ईशिता अब उनकी गर्दन पर झुक के अपने पैने दांत उनकी गर्दन पर गड़ाने ही वाली थी कि अचानक ही डॉक्टर विनीता ने अपने कोट की पॉकेट से अपना अचूक हथियार इलेक्ट्रोक्यूट पेन निकाला और उसे ईशिता की गर्दन के पास लगाकर बटन दबा दिया। अगले ही पल ईशिता करंट लगने से बेहोश होकर एक तरफ गिर पड़ी। ईशिता के बेहोश होते ही डॉक्टर विनीता हांफती हुई उठकर खड़ी हुई और दोनों हाथों से अपनी गर्दन सहलाती हुई एकदम गंभीर लहजे में बोली, आई एम सॉरी, बट ईशिता का मेंटल बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ चुका है। उसे नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए सीरियस और डीप मल्टीपल मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और वो भी जल्दी से जल्दी ये ट्रीटमेंट शुरू करना होगा, नहीं तो इसकी मेंटल कंडीशन हमेशा हमेशा के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। फिर मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा ईशिता के लिए। रक्षित तो डॉक्टर विनीता की बात सुनते ही बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। फिर हैरत से चीखते हुए वो बोला,
पर डॉक्टर, अभी आज दोपहर तक तो मेरी बीवी एकदम ठीक थी, फिर अचानक ही इतनी वायलेंट कैसे हो गई है? और ये भयानक रूप और भयंकर आवाज, इसके बारे में क्या आप कुछ बताएंगी? डॉक्टर विनीता हाथ हिलाती हुई बोली, मिस्टर रक्षित, हम इंसानों का दिमाग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसे पूरी तरह से समझना और समझा पाना दोनों ही नामुमकिन है। मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि इशिता के दिलो दिमाग को अचानक ही कोई ऐसा झटका या शोक लगा है जिससे वो अपना आपा खोकर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। अगर जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया तो फिर। गगन ने रक्षित का हाथ पकड़कर उसे समझाया, डॉक्टर बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं रक्षित, हम सब अपनी आंखों से देख चुके हैं कि ईशिता अपने होशो हवास खोकर पूरी तरह से पागलपन की कगार पर पहुंच चुकी है। अब ईशिता को अपने साथ घर ले जाने का मतलब है खुद की जान खतरे में डालना। रक्षित ने इमोशनल होकर बेहोश पड़ी अपनी ईशिता पर नजर डाली, फिर भावुक स्वर में बोला, मेरी ईशिता कभी मेरी जान नहीं ले सकती। वो तो मुझे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए मौत से भी लड़ सकती है। मैं अभी उसे पुकारता हूं, देखना देखना, वो पलक झपकते उठकर एकदम नॉर्मल हो जाएगी। रक्षित ने नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी ईशिता को उठाने की कोशिश करते हुए प्यार से पुकारा, ईशिता उठो ना, चलो हमें घर जाना है अपने। रक्षित के इतना कहते ही बेहोश ईशिता एकदम से उठती हुई भयानक आवाज में चिल्लाई, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास बेवकूफ? क्यों बार बार मुझे ईशिता कह के पुकार रहे हो? बताया है ना मैंने कि मेरा नाम तरंगिनी है, तरंगिनी। अब खबरदार जो कभी मुझे किसी और नाम से पुकारा तो। ईशिता अजीब तरह से अपने बालों में उंगलियां फेरती हुई आंखों को गोल गोल घुमाने लगी। डॉक्टर विनीता ने अब अपनी घड़ी देखते हुए कुछ तीखे लहजे में पूछा, तो फिर क्या डिसाइड किया है आपने? क्या आपको आज से ही अपनी बीवी का ट्रीटमेंट शुरू कराना है? और यदि नहीं तो प्लीज आप अभी के अभी अपनी बीवी को लेकर यहां से जा सकते हैं। रक्षित असमंजस में पड़ गया। ये देख मीतू बोली, सोच क्या रहे हो तुम रक्षित? क्या इतनी डेंजरस हालत में भी तुम ईशिता को अपने घर ले जाने की बात सोच रहे हो? गगन हकबकाया सा बोलने लगा, हाँ, वो मेरी भी यही राय है कि ईशिता का ट्रीटमेंट इसी पल से शुरू करवा दिया जाए। और तुम घबराओ मत, हम दोनों तो हैं ना तुम्हारे साथ। गगन की बात पूरी होते ही ईशिता अचानक ही उठकर शिकारी बाज की तरह गगन पर झपटने को हुई, लेकिन तभी डॉक्टर विनीता ने उसे एक पावरफुल बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन के असर से ईशिता की पलकें बोझिल सी होने लगी। वो बेहोश होते हुए बुदबुदाई, रतनपुर, रतनपुर। गगन ये सुनते ही बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, रतनपुर तो मेरा पुश्तैनी गांव है। अब चौंकने की बारी रक्षित की थी, लेकिन ईशिता तो कभी नहीं गई है रतनपुर। मैंने तो आज से पहले कभी भी रतनपुर का नाम भी नहीं सुना था ईशिता के मुंह से, डॉक्टर बोली। इसीलिए कह रही हूं कि ईशिता को ठीक करने के लिए उसका ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू करना होगा। अचानक ही गगन ने सोचते हुए कहा, डॉक्टर, आप अभी कुछ दिनों के लिए ईशिता के दिमाग को शांत करने वाली कोई हाई पावर मेडिसिन दे दीजिए। हम लोग 4 दिन बाद आकर फिर ईशिता का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे। डॉक्टर ने एक बार कड़ी नजरों से रक्षित को घूरा तो उसने भी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। अनिच्छा से फिर डॉक्टर ने अपनी टेबल के ड्रावर से कुछ मेडिसिन निकाली और रक्षित को थमा दी। फिर गगन ने रक्षित की हेल्प से बेहोश पड़ी ईशिता को दोबारा गाड़ी में लिटाया और सबके बैठते ही खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, रक्षित बोल पड़ा, क्यों गगन, तूने बीच में ही डॉक्टर को टोककर ईशिता का ट्रीटमेंट 4 दिन बाद कराने के लिए क्यों कहा? गगन एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, क्योंकि ईशिता ने बेहोशी में जिस गांव रतनपुर का नाम लिया था वो मेरा गांव है। हम लोग कल सुबह ही वहां के लिए निकल पड़ते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उस गांव में पहुंचते ही ईशिता की तबीयत एकदम अच्छी हो जाएगी। हॉस्पिटल से निकलकर गाड़ी ड्राइव करते हुए गगन की तरफ रक्षित ने हैरानी से घूरते हुए देखा, फिर बोला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तूने आखिर डॉक्टर से ये क्यों कहा कि 4 दिन बाद आके ईशिता का ट्रीटमेंट कराएंगे? गगन ने 2 पल की खामोशी के बाद कहा,
प्लीज मेरी बातों पर थोड़ा तो यकीन रखो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ईशिता कैसे ठीक हो सकती है। गगन की बातें सुन मीतू और रक्षित दोनों सोच में पड़ गए। घर पहुंचते ही गगन ने गाड़ी खड़ी की और फिर रक्षित के साथ मिलकर ईशिता को उठा के वो घर के अंदर हॉल में आया। ईशिता को सोफे पर लिटाने के बाद गगन ने मीतू से सबके लिए कॉफी लेकर आने के लिए कहा। कुछ देर बाद गगन बोला, तुम दोनों जानना चाहते हो ना कि मैं क्यों ईशिता को अपने गांव रत्नपुर ले जाना चाहता हूं? तो सुनो ध्यान से मेरी बात। वैसे तो मैं अपने गांव में बचपन से लेकर अब तक सिर्फ 4-5 बार ही गया हूं, लेकिन जब करीब 5 साल पहले गया था तो एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ मेरे घर में। मेरे पापा 2 भाई और एक बहन हैं। मेरे पापा के बड़े भाई अपने पूरे परिवार के साथ वहीं गांव के घर में ही रहते हैं। मेरे दादा दादी तो बहुत बरसों पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन मेरे बड़े चाचा ने बहुत ही खूबी से गांव की घर जमीन को संभाला। मेरी इकलौती बुआ शादी के तुरंत बाद ही विधवा हो गई थी और वो भी वहीं गांव में ही मेरे चाचा चाची के साथ ही रहती थी। एक बार मेरे चाचा चाची जी ने गांव में पुराने घर के सामने वाले हिस्से को तोड़कर रिनोवेट कराने की सोची, तो इस काम में सही तरीके से प्लानिंग बनाने के लिए उन्होंने मेरे मम्मी पापा को भी गांव बुलाया। जब हम सब गांव पहुंचे तो चाचा चाची तो पुराने घर की रिनोवेशन को लेकर बड़े ही खामोश दिखे, लेकिन मेरी बुआ जी बहुत उदास और खामोश सी दिख रही थी। खाना पीना खाने के बाद हम सब ऊपर जाके घर की छत में बैठकर घर के रिनोवेशन को लेकर बातचीत करने लगे। मैं भी चाचा जी के दोनों बच्चों के साथ वहीं छत के एक तरफ दरी बिछाए ताश खेलते हुए बैठा था। मेरे चाचा जी बड़े उत्साह से बोले, बहुत ही पुराना हो गया है अब ये पुश्तैनी घर। वैसे तो मैंने बहुत पहले से ही इस बारे में सोच रखा था, लेकिन तब माँ बाबूजी ने साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए फिर उनके रहते मैंने ये रिनोवेशन की बात ही दिमाग से निकाल दी। लेकिन अब तो मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी भी शादी वगैरह होगी, तो सब इस पुराने जर्जर घर में कैसे रह सकेंगे? मेरे पापा गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ बिल्कुल सही सोचा है आपने। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा और जमाने के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें भी कुछ तो बदलाव लाने ही पड़ेंगे। और फिर आपने और भाभी जी ने तो परिस्थितियों से समझौता कर लिया, लेकिन आपके बच्चे भी समझौता कर लेंगे, ये सोचना तो बेवकूफ़ी ही होगी। मैं ये 4-5 प्लान लाया हूं बनवाकर, आप लोग अच्छी तरह देख समझ लीजिए। आखिर अल्टीमेटली तो गांव के इस घर में आप लोगों को ही रहना है। अचानक ही पास में बैठी बुआ एकदम से फनफनाती हुई बोली, और मेरा क्या मैं इस घर में नहीं रहती? मुझसे तो किसी ने कुछ पूछने की जरूरत तक नहीं समझी। बुआ की तमकती आवाज सुनकर कुछ देर तो सब एकदम खामोश होकर हैरानी से बुआ जी को देखने लगे। फिर चाचा ने बुआ जी को समझाते हुए कहा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? क्या ये घर नया बनेगा तो तुम्हें इससे खुशी नहीं होगी? कब तक इसी पुराने जर्जर होते घर में हम लोग अपनी जिंदगी काटते रहेंगे? बुआ आग उगलते हुए बोली, मैं सब समझती हूं कि आप लोग इस घर को तोड़कर नया क्यों बनवाना चाह रहे हो। घर के जिस हिस्से में मेरा और माँ बाबूजी का कमर बना है, उसी हिस्से को तुड़वाकर एक बड़ा हॉल और अपने दोनों बेटों के लिए अलग कमरा बनाना चाह रहे हो ना आप। लेकिन उसके बाद फिर मैं कहाँ रहूंगी? बोलो, बोलते क्यों नहीं अब? चाची जी जल्दी से बोली, ओफ, बस इतनी सी बात के लिए इतना बवाल मचा रखा है। अरे इतना बड़ा हॉल तो बनवा रहे हैं ना, क्या वहां एक कोने में नहीं रह सकोगी तुम? अकेली जान तो हो तुम, न बच्चे हैं न पति। अब एक अलग कमरे पर कब्जा करके क्या करोगी? आखिर उल्टे बोर हो जाओगी। बुआ ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं हॉल के एक कोने में मुंह छिपाए बैठी रहूं और तुम सब मिलकर इस घर और मुझ पर अपना हुक्म चलाते रहो? पर ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपना है क्यों अच्छी तरह से जानती हूं। इस घर में मेरा भी हिस्सा है और मेरी मर्जी के बिना तुम इसे नहीं तोड़ फोड़ सकते। चाचा जी कुछ पल तो बुआ का चेहरा देखते रहे, फिर अचानक बड़ी ही मक्कारियत से हंसते हुए बोले, मैं पहले से ही जानता था कि एक ना एक दिन तुम जरूर अपने हाकू और हिस्से को लेकर बवाला करोगी।
इसीलिए मैंने तो पहले से ही इस पूरे जमीन जायदाद के कागजात पर तुमसे दस्तखत करा लिए हैं। अब इस पर तुम्हारा कुछ भी हिस्सा नहीं है। वो तो हमारा एहसान मानो कि हम लोग भलमनसाहत से तुम्हें यहाँ आराम से रहने दे रहे हैं, नहीं तो अब तक तो तुम किसी आश्रम में पड़ी रहती और मरने की राह देखती, एक एक दिन नरक की तरह काटती। बुआ ने ये सुनते ही गर्ज कर कहा, तो अब कौन सा तुम लोग मुझे रेशम के झूले में झुला रहे हो? माँ बाबूजी के गुजरते ही किसी गिरगिट की तरह रंग बदल लिया तुम लोगों ने, लेकिन मैं कभी तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगी। मेरे रहते कभी माँ बाबूजी और मेरा कमरा नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। अब तक ये सब हैरानी से देख सुन रहे मेरे पापा ने अपनी तरफ से बड़े भैया को समझाने की कोशिश की। अगर दीदी नहीं मान रही हैं तो मेरे ख्याल से इस रिनोवेशन के प्लान को रहने देते हैं। बाद में आप लोग आराम से दीदी के साथ मिलजुल कर इस बारे में तय कर लेना। लेकिन पापा की बात सुनकर तो मेरे चाचा चाची जी और भी भड़क उठे। चाची जी गुस्से से बोली, हमने तय कर लिया है और अब हम उसी हिसाब से ही ये घर बनवाएंगे। आप लोग तो शहर में रहते हो, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें भी तो हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी देखनी है या नहीं? चाचा जी भी सर्द लहजे में बोले, हाँ, अब तो ये घर टूटेगा भी और इसे नया बनवाएंगे भी। जिस किसी को इस प्लान से दिक्कत हो वो बड़े शौक से ये घर छोड़कर जा सकता है। अभी डैड कुछ और कहते सुनते कि बुआ एकदम से उठकर खड़ी हो गई और ठंडी आवाज में बोली, अब तो मैं भी देखती हूं कि कैसे इस घर को तुड़वाकर नया घर बनवाते हो तुम। और फिर बुआ ने अपनी बात खत्म की और अगले ही पल छत से सीधे आंगन में बने कुएं में छलांग लगा दी। गगन इतना बोलकर खामोश होकर बैठ गया। उसकी बात सुनते ही रक्षित और मीतू हैरान होकर एक साथ बोले, पर तुम्हारी बुआ की इस कहानी का ईशिता की मेंटल कंडीशन से क्या कनेक्शन है? गगन सपाट लहजे में बोला, कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि मेरी बुआ का नाम था तरंगिनी। रक्षित का तो दिमाग चकराने लगा और वो गगन के साथ बंगले के बाहर लोन में आके बैठ गया। रक्षित का दिल बेतरह धड़क रहा था। कुछ देर पहले जिस तरह से उसने ईशिता को अपनी गर्दन गोल गोल घुमाते और भयंकर ठहाके लगाते देखा था, वो दृश्य अब तक उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था। कुछ देर बाद गगन ने रक्षित का हाथ पकड़ा और बंगले के मेन डोर की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे दोनों मेन डोर के करीब पहुंचे, ये देख उनकी आंखें हैरत से सिकुड़ गई कि बंगले का मेन डोर तो पूरी तरह से खुला हुआ था और साथ ही बंगले की सारी लाइट्स ऑफ थीं। बंगला एकदम अंधेरे के साये में डूबा हुआ था। गगन कुछ उलझन भरे लहजे में बोला, ये लाइट्स क्यों बंद हैं बंगले की? जब यहां से गए थे तब तो लाइट्स ऑन थीं। रक्षित घबराकर अटकते हुए बोला, ओह गगन, मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की आशंका लग रही है। रक्षित की बात सुन गगन भी घबरा उठा। फिर उसने अपना मोबाइल निकालकर उसमें टॉर्च ऑन किया और धीरे धीरे बड़ी सतर्कता से अपने कूदम उसने दरवाजे के अंदर रखे। फिर जोर से मीतू को पुकारा, मीतू, मीतू, तुम कहाँ हो? दोनों एक एक कदम बढ़ाते हुए हॉल में रखे बड़े वाले उस सोफे तक आ पहुंचे जहां पर बेहोश ईशिता सोई हुई थी। लेकिन जैसे ही टॉर्च की लाइट ईशिता के चेहरे पर पड़ी, गगन और रक्षित के मुंह से दिल दहलाने वाली चीख निकली, क्योंकि सोफे पर ईशिता नहीं बल्कि मीतू बेहोश पड़ी थी। अभी गगन और रक्षित दोनों मीतू को होश में लाने के लिए कुछ करते कि पूरा हॉल भयंकर कहकहे की आवाज से गूंजने लगा। उन दोनों ने चौंक कर इधर उधर देखा तो उनकी नजरें छत से लटक रहे फैन की तरफ गई। फैन के बिल्कुल बगल में हॉल की सीलिंग से ईशिता किसी चमगादड़ की तरह उल्टा चिपकी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल नीचे लटकते हुए उड़ रहे थे। ईशिता की दोनों आंखों से खून टपक रहा था। वो किसी भयानक भेड़िए की ही तरह अपने पैने दांत चमकाती हुई हू हू करती हुई भयंकर कहकहे लगा रही थी। ये दृश्य देखकर रक्षित के होश एक बार फिर गुम हो गए और वो बेसुध होकर गगन के कंधे पर गिर पड़ा। फिर जैसे ही सुबह हुई, गगन की गाड़ी में बैठकर ईशिता को साथ लेके मीतू और रक्षित निकल पड़े गगन के पुश्तैनी गांव रतनपुर जाने के लिए। गगन पुरानी बातों को याद करता हुआ गाड़ी ड्राइव कर रहा था और साथ ही उसकी नजर बार बार बैक सीट पर बेसुध पड़ी ईशिता पर भी जा रही थी।
वो मन ही मन बुदबुदाया, बस कुछ देर और ईशिता को होश नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर में तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे रतनपुर। इतने में रक्षित कुनमुनाते हुए बोला, ये रतनपुर अब और कितनी दूर है? मुझे नहीं लगता कि ईशिता ज्यादा देर तक बेसुध रहेगी, और एक बार अगर वो होश में आ गई तो फिर उसे गाड़ी में बैठाए रखना मुश्किल हो जाएगा। गगन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहने लगा, यही फिक्र तो मुझे भी सता रही है रक्षित। एक तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब तक रतनपुर गांव आया क्यों नहीं। ऊपर से ये मोबाइल नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो किसी को कॉल करके ही पूछ लेता रास्ता। मीतू गुस्से से बड़बड़ाई, मोबाइल नेटवर्क का रोना बंद करो और ये बताओ कि आज रात को पहुंच जाएंगे या नहीं रतनपुर? भूख के मारे तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। जो कुछ भी स्नैक्स और फ्रूट साथ में रखे थे वो तो दोपहर बाद ही खत्म हो गए। अगर कोई ढाबा या छोटी मोटी चाय पानी की टपरी दिखे तो भी गाड़ी रोक देना, कम से कम कुछ तो जाएगा पेट में। गगन सोचते हुए बोला, ओह यार, भूख तो मुझे भी लग रही है, पर अब क्या करूं बोलो। कितने घंटों से तो हम लोग इस जंगल वाले सुनसान रास्ते में ही भटक रहे हैं। अब यहां तो आसपास कहीं एक कप चाय तक मिलने की आस नहीं है, तो फिर खाने का इंतजाम भला कहां से होगा। अभी गगन और मीतू आपस में खाने को लेकर बहस कर ही रहे थे कि रक्षित एकदम से चिल्लाया, वो वहां आगे देखो, उधर आगे की सड़क के पास मुझे थोड़ा धुआं सा उठता दिख रहा है। वहां जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा जिससे हम रतनपुर जाने का सही सही रास्ता पूछ सकते हैं। रक्षित की बात सुन गगन और मीतू भी चौंक कर सामने की तरफ देखने लगे, जहां से धुआं निकलता दिखाई दे रहा था। गगन खुश होते हुए बोला, लगता है कोई गांव वाला या पैदल चलने वाला कोई मुसाफिर होगा वहां। अब शायद हमें रतनपुर का सही रास्ता मिल जाएगा। मीतू अपना पेट पकड़ते हुए बोली, अगर उस गांव वाले के पास कुछ खाने पीने का सामान हो तो प्लीज उससे खरीद लेना, चाहे जितने भी पैसे देने पड़े। मुझे तो पक्का लग रहा है कि वो चाहे जो कोई भी हो, रास्ते के किनारे पर रुककर वो अपने लिए रात के खाने की तैयारी कर रहा होगा। पता नहीं अभी तुम्हारे गांव पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा। कुछ मिनट बाद गगन की गाड़ी वहां जा पहुंची जहां से उन्होंने धुआं उठते हुए देखा था। बाहर एकदम अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन गाड़ी की हेडलाइट में सड़क किनारे बना हुए एक लकड़ियों का छोटा सा झोपड़ी नुमा शेड बना था, जिसके ऊपर पत्तों की छत बनी हुई थी। गगन ने पहले गाड़ी में बैठे बैठे ही शेड के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए जोर से पूछा, हेलो, कोई है क्या वहां? लेकिन जब शेड के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया तो गगन और रक्षित दोनों ही गाड़ी से नीचे उतर पड़े। मीतू गाड़ी के अंदर से ही बोली, झोपड़ी के पास जाकर आवाज दो गगन, कोई तो होगा ही अंदर। देखो ना, झोपड़ी की छत से धुआं अब भी निकल रहा है। गगन ने आगे बढ़ के झोपड़ी के दरवाजे के पास जाके अब आवाज लगाई, अंदर है क्या झोपड़ी में कोई? अब झोपड़ी के भीतर से जवाब आया, कौन है बाहर? झोपड़ी से आने वाली आवाज किसी औरत की थी। रक्षित ने गगन के कान में कहा, लगता है इस झोपड़ी में कोई औरत अकेली है, इसीलिए उसने पहले हमारी आवाज सुनकर कोई जवाब नहीं दिया था। फिर रक्षित कुछ सोचते हुए गगन से बोला, रुको, मैं थोड़ी नरमी से बात करता हूं। जरूर झोपड़ी में कोई गांव की ही औरत होगी, मैं उससे नरमी से बात करके देखता हूं। रक्षित अब झोपड़ी के दरवाजे के पास खड़ा होकर एकदम नरमी से बोला, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, हमारे साथ हमारी बीवियां भी हैं, प्लीज हमारी सहायता कीजिए। रक्षित की बात सुनते ही झोपड़ी में से औरत की आवाज उभरी, अपनी बीवियों को अंदर भेज दीजिए, अभी हमारे पति यहां नहीं हैं, इसीलिए आप लोग अंदर मत आना। रक्षित ने मीतू को आवाज दी, मीतू, तुम गाड़ी से उतर कर आ जाओ और झोपड़ी में बैठी औरत से रतनपुर जाने का रास्ता पूछ लो। मीतू फौरन गाड़ी से उतरी और झोपड़ी की तरफ जाती हुई बोली, हाँ, मैं पूछ लूंगी उस औरत से रास्ता, लेकिन रास्ता पूछने से पहले तो मैं उससे कुछ खाने के लिए मांग लूंगी। देखो ना, कितनी सौंधी सौंधी सी महक आ रही है, जरूर वो औरत मिट्टी के तवे पर गरम गरम रोटी सेंक रही है। मीतू ने गहरी सांस लेकर झोपड़ी से आती हुई रोटी की सौंधी सौंधी महक को महसूस किया।
और फिर मुंह में आते पानी को कंट्रोल करती हुई वो जल्दी जल्दी झोपड़ी के दरवाजे से अंदर चली गई। मीतू जब उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर पहुंची तो वहां भी अंधेरा ही पसरा हुआ था। बस थोड़ी सी एकदम हल्की सी रोशनी ईंट के बने हुए छोटे से चूल्हे से आ रही थी, जिसकी आग लगभग बुझ चुकी थी और उस बुझते चूल्हे से ही धुआं उठ रहा था। कुछ पल बाद जब मीतू की आंखें उस अंधेरे में अभ्यस्त हुईं तो उसने देखा कि उस बुझते चूल्हे के सामने ही एक औरत सिर पर घूंघट डाले बैठी हुई एक टोकरी में ताज़ा सिंकी हुई रोटियों को पत्तों के बीच संभाल कर रख रही थी। मीतू ने धीरे से पूछा, माफ कीजिए, हमने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल हम लोग सुबह से ही रतनपुर जाने के लिए निकले थे, लेकिन अब तक वहां नहीं पहुंच पाए और हमें वहां जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। प्लीज हमें वहां जाने का रास्ता बताएंगी आप? टोकरी में रोटियां रखती हुई वो औरत खनकती आवाज में बिना मीतू की तरफ देखते हुए बोली, रास्ता भटक गए हो आप, गलत दिशा में चले आए हो। मीतू चौंकती हुई बोली, आपको क्या पक्का यकीन है कि रतनपुर बहुत पीछे छूट गया? वैसे आप क्या इस सुनसान जंगल में बनी इस झोपड़ी में अकेली रहती हैं? आपको यहां अकेले डर नहीं लगता क्या? वो औरत तुरंत मीठी हंसी हंसती हुई कहने लगी, डर किस बात का बहन जी, हम लोग तो जंगल देहात में पल बढ़कर ही बड़े हुए हैं। मैं उसी रतनपुर गांव की ही रहने वाली हूं। अपने घर वाले के साथ मेरी लड़ाई हो गई तो मैं गुस्सा होकर अपने पीहर जाने के लिए निकल पड़ी। अब रास्ते में ही अंधेरा ज्यादा हो गया तो मैं फिर यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना के रुक गई। अभी अपने लिए रोटियां ही सेंक कर रख रही थी, क्योंकि कल सुबह फिर निकलना पड़ेगा मुझे। फिर थोड़ा रुक कर वो औरत अचानक ही बोली, मेरी बेटी को कोई बीमारी हो गई है। आप लेंगी बहन जी एक दो रोटी? मैंने कुछ ज्यादा ही रोटियां बना ली हैं। मीतू तो ये सुनते ही एकदम ललचाई सी आवाज में बोली, सच कहूं तो भूख तो मुझे बहुत लग रही है, लेकिन मेरे साथ 2 लोग और भी हैं। औरत एकदम से सर्द लहजे में बोली, तो कैसे? तुम्हारे साथ और एक औरत भी तो है ना? मीतू ये सुनते ही चौंक उठी। आप कैसे जानती हो ये बात? औरत कहे लगाती हुई बोली, क्यों मीतू, इतना क्यों चौंक गई तुम? क्या तुम्हारे साथ ईशिता भी नहीं आई है? अब तो मीतू के होशो हवास उड़ गए। वो कांपती हुई किसी तरह बोली, आपको मेरा और ईशिता का नाम कैसे पता चला? क्या आप जानती हो हम दोनों को? इतने में झोपड़ी के बाहर खड़े गगन ने बेचैन होते हुए मीतू को पुकारा, मीतू क्या कर रही हो इतनी देर से तुम झोपड़ी के अंदर? जल्दी से रतनपुर जाने का रास्ता पूछो और बाहर आओ, देर हो रही है हमको। रक्षित बड़बड़ाया, लगता है मीतू वहीं कुछ खाने पीने बैठ गई होगी। मीतू ने गगन की आवाज सुनी तो तेजी से झोपड़ी के दरवाजे की तरफ सरकती हुई बोली, मैं जा रही हूं यहां से, मेरे पति बुला रहे हैं मुझे। औरत अब एकदम से उठकर खड़ी हो गई। फिर उसने पीछे सरकती हुई मीतू की कलाई पकड़ ली। मीतू का सारा शरीर सिहर उठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडा लिजलिजा सांप आकर उसकी कलाई पर लिपट गया हो। मीतू ने उस औरत की पकड़ से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उस औरत के बर्फीले पंजे की पकड़ तो एकदम मजबूत थी। घबराई मीतू अब जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ मुझे, गगन जल्दी आओ यहां और मुझे छुड़ाओ इस औरत की पकड़ से। मीतू की चीख सुनते ही गगन और रक्षित दोनों भागते हुए वहां झोपड़ी के अंदर पहुंच गए, जहां मध्यम से उजाले में उन्हें घूंघट निकाले एक औरत दिखाई दी जिसने मीतू की कलाई जकड़ रखी थी। गगन ये देखते ही गुस्से से आगबूला होकर चिल्लाया, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों पकड़ रखा है मीतू को? छोड़िए उसका हाथ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस औरत ने अपना घूंघट पलटते हुए कहा, अंजाम के अच्छे बुरे होने की फिक्र नहीं है मुझे गगन। एक पल के लिए उस अंधेरी झोपड़ी में मानो 1000 वोल्ट की रोशनी चमक उठी। उस एक पल की चमकती रोशनी में गगन ने देखा कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बुआ है, वही बुआ जिसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो पागलों की तरह जोर से चीखते हुए बोला, आप यहां कैसे आ गई? आप तो बरसों पहले ही मर चुकी थी ना? मीतू तो गगन की ये बात सुनते ही अपने होश खो बैठी और बेसुध होकर नीचे जमीन पर गिरने लगी। मीतू को नीचे गिरते देख अचानक ही गगन की बुआ ने उसका हाथ एक झटके से छोड़ दिया। मीतू धड़ाम से झोपड़ी के अंदर गिर पड़ी। गगन की तेज आवाज सुनकर
अब तक बाहर खड़ा हुआ रक्षित भी लपकते हुए झोपड़ी के अंदर चला आया। रक्षित ने झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही अंधेरे में देखा कि गगन एकदम हतप्रभ सा सामने देखते हुए खड़ा था और नीचे जमीन पर मीतू बेसुध हो पड़ी है। रक्षित ने गगन के कंधे पकड़कर उसे जोर से झकझोरते हुए कहा, इस तरह भूत बने क्यों खड़े हो तुम यहाँ? क्या देख नहीं रहे हो कि मीतू बेहोश होकर जमीन पर पड़ी है? उसे उठा क्यों नहीं रहे हो? और वो औरत कहाँ है जिसकी आवाज हमने बाहर सुनी थी? रक्षित के झकझोरने से गगन एकदम से चौंक कर रक्षित को देखने लगा, फिर हकबकाया सा बोला, वो बुआ कहाँ गई? अभी तो वो यहीं पर थी, अचानक कहाँ गायब हो गई वो? अब चौंकने की बारी रक्षित की थी। उसने बड़ी हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो गगन? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हारी बुआ भला यहां कैसे आ सकती हैं? वो तो बरसों पहले ही सुसाइड कर चुकी है ना। गगन किसी तरह से बोला, ओह रक्षित, अभी 2 मिनट पहले यहां मेरी बुआ खड़ी थी। उन्होंने मीतू का हाथ पकड़ रखा था, इसीलिए तो मीतू घबराकर इतनी जोर जोर से चीख रही थी और फिर डर से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन फिर अचानक ही जाने वो कब और कैसे कहां गायब हो गई। ये सुनते ही रक्षित के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। वो खुद भी बुरी तरह से डर गया। फिर बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को कंट्रोल किया और गगन का हाथ पकड़ते हुए बोला, गगन अपने को संभाल और जल्दी से मीतू को उठाकर बाहर चल, नहीं तो। अचानक ही बाहर से एक अजीब तरह की भयंकर सी दिल दहलाने वाली हंसने की आवाज से गगन और रक्षित सिर से पैर तक कांप उठे। हंसी की आवाज ऐसी लग रही थी मानो किसी कंकाल की खोपड़ी अपने दांत किटकिटाते हुए हंस रही हो। रक्षित ने जल्दी से गगन को कुहनी मारकर सचेत किया और फिर नीचे झुककर बेसुध पड़ी मीतू को जल्दी जल्दी उठाने लगा। अभी गगन और रक्षित ने मीतू को उठाया ही था कि एकदम से सर्र से तेज हवा की लहर सी आई और झोपड़ी में जल रही हल्की सी चिंगारियां भी पूरी तरह से बुझ गईं। एकदम घुप अंधेरा सा छा गया, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गगन चिल्लाया, ये इतना अंधेरा कैसे हो गया? रक्षित, तुम ठीक तो हो ना? चलो जल्दी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं। रक्षित और गगन दोनों मीतू को बाहों में उठाए हुए तूफान की तेजी से बाहर की तरफ भागा और फिर कुछ ही देर में रक्षित और गगन दोनों मीतू को लिए हुए बाहर सड़क तक पहुंच गए और भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। अचानक रक्षित ने पीछे पलटकर देखा तो हैरानी से उसके भागते कूदम थम से गए। उसे रुकते देख गगन भी रुक गया और पलट के उस झोपड़ी की तरफ देखने लगा जिधर से वे दोनों भागते हुए यहां तक पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि पीछे जहां पर झोपड़ी थी वहां पर अब धूं धूं करके एक चिता सी जल रही थी और एक भयानक चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत अपने बाल फैलाए और दोनों हाथों में एक एक जलती हुई खोपड़ी रखे उस चिता के चारों तरफ गोल गोल घूमती हुई भयंकर तरीके से नाच रही थी। डर के मारे रक्षित की आंखें बाहर निकलने लगीं। वो एकदम थर थर कांपने लगा। उसकी हालत देखकर गगन चिल्लाकर उसे हिम्मत देते हुए बोला, रक्षित, हिम्मत से काम लो, तुम इस तरह से डरो मत, जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ो। रक्षित किसी तरह थरथराती आवाज में बोलने लगा, तुमने देखा क्या उसे, उस भयंकर औरत को? उसके पैर देखो, जमीन से कितने ऊपर हैं और किसी जंगली जानवर के पंजे की तरह दिख रहे हैं। गगन अब पूरी ताकत से चिल्लाया, ओफो रक्षित, तुम क्यों देख रहे हो अभी उस भयंकर औरत के पैर? अभी हमें अपनी और अपनी बीवियों की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। प्लीज तुम अब देर मत करो और निकलो यहां से, नहीं तो कहीं वो चुड़ैल यहां चली आई तो हमें जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। उनके आगे बढ़ते ही पीछे चिता के चारों तरफ नाच रही चुड़ैल एकदम कर्कश आवाज में जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, हुम्मम हा 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 ही। उस चुड़ैल की आवाज से मानो पूरी धरती कांप रही थी। जंगल में पेड़ों पर लटके चमगादड़ भी इस आवाज से थरथरा उठे थे और डर के मारे किकियाते हुए तेजी से इधर उधर चक्कर लगाते हुए उड़ रहे थे। बेहोश मीतू को संभाले हुए किसी तरह गिरते पड़ते गगन और रक्षित जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो ये देख के और हैरान हो गए कि उनकी गाड़ी की बैकलाइट और हेडलाइट दोनों ही बंद हैं। यही नहीं, गाड़ी का इंजन भी पूरी तरह से बंद पड़ा था।
गगन बड़ी हैरत से बोला, ये हमारी गाड़ी की लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? हमने तो लाइट्स ऑन रखी थी ना रक्षित? रक्षित हाँफते हुए बोला, हाँ, हमने तो गाड़ी का इंजन भी ऑन रखा था और लाइट्स तो ऑन ही थीं, पर हो सकता है कुछ फॉल्ट आ गया होगा, इसीलिए बंद पड़ गई। अब जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो और मीतू को गाड़ी की अगली सीट पर लिटाकर तुम एक तरफ बैठ के गाड़ी ड्राइव करो और मैं पीछे वाली सीट पर ईशिता को संभालते हुए बैठ जाता हूं। गगन ने गर्दन हिलाकर हामी भरी और धीरे से एक हाथ से मीतू को संभालते हुए अपने दूसरे हाथ से पॉकेट में रखी गाड़ी की चाबी निकालने लगा। इतने में अचानक ही जाने कहां से एक जंगली जानवर के तेज गुर्राहट की आवाज आई। इतनी भयानक गुर्राहट सुनते ही चाबी निकालते हुए गगन का हाथ कांप उठा और चाबी उसके हाथ से छिटक के दूर जा गिरी। चाबी के नीचे गिरते ही गगन घबराकर चीख उठा, ओह रक्षित, गाड़ी की चाबी तो नीचे गिर गई है, तुम जर्रा पकड़ो ठीक से मीतू को, मैं अपना मोबाइल टॉर्च ऑन करके ढूंढ लूंगा, चाबी 2 सेकंड में। रक्षित ने परेशान होकर ठंडी सांस छोड़ते हुए किसी तरह मीतू को अपने हाथों में उठा लिया और गगन अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन करने लगा। लेकिन ये क्या, गगन का मोबाइल तो पूरी तरह से ठप्प पड़ चुका था। इतने में उनके बिल्कुल करीब से फिर जंगली जानवर की गुर्राहट उभरी। अब तो गगन और रक्षित के होश उड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस लोग गाड़ी के अंदर जाएं, और ऊपर से मीतू भी बेहोश पड़ी थी अब तक नीचे जमीन पर। अचानक रक्षित को एक आइडिया आया। वो किसी तरह से सामने वाले विंडो ग्लास के करीब पहुंचा और उसने ग्लास को जोर जोर से मारते हुए ईशिता को पुकारना शुरू किया। गगन ये देख बरस पड़ा, कैसे पागलों की तरह हरकत कर रहे हो तुम? अगर ईशिता को होश आया गया तो वो बंद गाड़ी के अंदर तूफान मचा देगी। उसे क्यों पुकार कर मुसीबत बढ़ाना चाहते हो तुम? रुको, मैं नीचे झुक के अंधेरे में ही ढूंढता हूं चाबी। और गगन ने नीचे बैठकर हाथ से टटोलते हुए चाबी की तलाश शुरू की। अब तक जानवर की गुर्राहट और जोर से गूंजी, लेकिन तभी गगन को गाड़ी की चाबी मिल गई। उसने बिजली की तरह लपकते हुए जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और मीतू को उठाकर सामने वाली सीट पर लिटा दिया। फिर तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके अंदर की लाइट ऑन की और पीछे वाला दरवाजा भी खोल दिया। गाड़ी का बैकडोर खुलते ही रक्षित फौरन गाड़ी की बैक सीट की तरफ लपका। लेकिन ये क्या, गाड़ी की बैक सीट पर बेहोश पड़ी ईशिता तो थी ही नहीं। रक्षित कुछ पल के लिए तो हक्का बक्का होकर गाड़ी की खाली सीट को देखता रहा, फिर पूरी ताकत से चीख पड़ा, गगन, गगन, ये देखो, ईशिता तो गाड़ी में है ही नहीं। रक्षित की चीख सुनते ही गगन भी बुरी तरह से चौंक कर पीछे पलटकर देखने लगा। पीछे देखते ही गगन भी बुरी तरह से हैरानी में पड़ गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, ओह ये क्या, ईशिता तो सचमुच ही गायब है। लेकिन वो कहां और कैसे जा सकती है इस लोक गाड़ी के अंदर से, और ऊपर से वो तो अपने होश में भी नहीं थी। रक्षित लगभग रोते हुए बोला, जल्दी से मेरे साथ गाड़ी से बाहर चलकर ईशिता को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। गगन फिर फटाफट अपनी गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी की अगली सीट पर बेहोश पड़ी मीतू की सेफ्टी के लिए गाड़ी के दरवाजे अच्छी तरह से लॉक कर दिए। रक्षित और गगन ने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में ही उस अंधेरे और जंगली सुनसान रास्ते पर ईशिता को जोर जोर से पुकारते हुए इधर उधर देखने लगे कि अचानक ही रक्षित की निगाहें उस तरफ चली गईं जहां कुछ मिनट पहले ही एक चिता धधकती हुई जल रही थी। रक्षित ये देखकर एकदम स्तब्ध रह गया कि अब वहां धधक रही चिता बुझ चुकी थी और न उस चुड़ैल का वहां कोई अता पता था। अभी वे दोनों 5-7 कदम ही दूर गए होंगे कि एकदम से गाड़ी की हेडलाइट बंद पड़ गई और एक बार फिर से घनघोर अंधेरा छा गया। रक्षित गाड़ी की तरफ देखते हुए चिल्लाया, ओह ये क्या हुआ, गाड़ी की हेडलाइट कैसे बंद पड़ गई? गगन भी अंधेरा होने से बुरी तरह से घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ओफ, अब इस हेडलाइट को क्या हो गया, फिर से क्यों बंद पड़ गई? अब ये मेरी मीतू गाड़ी में अकेली है। रक्षित परेशान लहजे में बोला, मीतू तो गाड़ी में पूरी तरह से सेफ है गगन, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी ईशिता के बारे में तो सोच कर देखो, वो इस भयानक जंगल में जाने कहां भटक रही होगी। कहीं कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार न बना ले।
गगन ने अंधेरे में ही रक्षित का हाथ लेकर हल्के से दबा के उसे हिम्मत दी और फिर यूं ही एक दूसरे का हाथ थामे हुए अंधेरे में ही वे दोनों एक एक कदम जमा जमा कर आगे बढ़ते हुए जोर जोर से ईशिता का नाम पुकार रहे थे। अचानक ही जंगल में एकदम से तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सर्रर सर्रर करती तेज हवा के साथ उड़ते हुए ढेरों ढेर सूखे पत्ते गगन और रक्षित के शरीर से टकराने लगे। पत्ते इतनी तेजी से उनके शरीर से टकरा रहे थे मानो अंधेरे में उन तेज नुकीले तीर चल रहे हों। पत्तों की मार से रक्षित और गगन दोनों ही बुरी तरह से बौखलाकर अपने हाथों से अपना चेहरा छिपाते हुए भागने लगे। अंधेरे में भागते भागते दोनों कब एक दूसरे से अलग हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अंधेरे में ही यहां वहां भटकते हुए रक्षित हैरान परेशान हालत में अपनी बीवी ईशिता और गगन को पुकारता रहा। आधे घंटे तक भटकते रहने के बाद भी जब रक्षित को गगन और ईशिता का कोई सुराग नहीं मिला तो वो बुरी तरह से हताश होकर वहीं जमीन में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। फिर रोते चिल्लाते हुए चीखा, कहाँ चले गए गगन, क्यों सामने नहीं आ रहे हो मेरे। फिर कुछ पल सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरह से वापस उधर जाएगा जहां पर गगन की गाड़ी खड़ी थी। रक्षित अब पलटकर अंदाज लगाता हुआ वापस उस तरफ चल पड़ा जिधर गगन की गाड़ी खड़ी हुई थी। आखिर 35 से 40 मिनट बाद जाके रक्षित उस सड़क तक वापस पहुंच सका जहां पर गगन की गाड़ी खड़ी हुई थी। बड़ी देर तक रक्षित उसी जगह पर खड़ा रहा जहां पर गगन की गाड़ी खड़ी थी, पर काफी देर तक खड़े रहने के बावजूद भी न गाड़ी का कोई सुराग मिला और न गगन और ईशिता का। फिर अचानक ही रक्षित को किसी गाड़ी की हल्की हल्की सी घरघराहट सुनाई देने लगी। गाड़ी की घरघराहट की आवाज सुनते ही रक्षित एकदम बेचैन सा होकर रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसे दूर से एक ट्रैक्टर जैसी बड़ी सी लोरी आती हुई दिखाई दी। ट्रैक्टर के आगे की हेडलाइट बहुत ही मध्यम जल रही थी और उसकी धीमी धीमी रोशनी में ही रक्षित को थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो ट्रैक्टर रक्षित के करीब पहुंचा कि रक्षित ने अपने दोनों हाथ जोर जोर से हवा में लहराते हुए हेल्प मांगी। हेल्प, प्लीज हेल्प मी। ट्रैक्टर बिल्कुल रक्षित के एकदम सामने आकर रुक गया। ट्रैक्टर का इंजन शुरू ही था जिस वजह से घरघराहट की आवाज अब भी उस सन्नाटे में गूंज रही थी। ट्रैक्टर के रुकते ही रक्षित तेजी से लपकते हुए ट्रैक्टर चला रहे शख्स के पास पहुंचा। रक्षित को देखते ही उस ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने अपने सिर और चेहरे पर बंधे हुए मफलर को ठीक करते हुए भारी सी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? इस अंधेरी सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? इतनी रात गए। ड्राइवर के इतना पूछते ही रक्षित एकदम से रो पड़ा। उसने जाने कितनी देर बाद किसी इंसान की आवाज सुनी थी। रक्षित को इस तरह से रोते देख उस ट्रैक्टर ड्राइवर ने लोरी के पीछे बैठे लोगों को पुकारा, ऐ हरीश, ओ मनहर, जरा जल्दी से गाड़ी से उतर कर आओ तो यहां। कुछ ही पलों में दो युवक लोरी से कूदकर वहां ट्रैक्टर के सामने खड़े रक्षित के पास चले आए। उन दोनों युवकों ने भी ठंड से बचने के लिए अपने शरीर को मोटे मोटे कंबल से लपेट रखा था और उनके भी सिर और चेहरा मफलर से ढंके हुए थे। आखिर खुली हुई लोरी में इस ठंडी रात में सफर करना कोई आसान बात तो है नहीं। उन युवकों ने वहां पहुंचते ही पहले तो रक्षित को हैरानी से घूरा, फिर ट्रैक्टर पर बैठे शख्स से एक युवक बोला, क्या हुआ काका, क्यों रोक दिए हो यहां बीच जंगल में यूं अचानक ट्रैक्टर? और ये कौन महाशय हैं? ट्रैक्टर पर बैठे शख्स ने युवक को थोड़ा डपटते हुए कहा, तू भी बहुत सवाल जवाब करना सीख गया है मनहर। अरे तुझे क्या दिख नहीं रहा है कि ये बेचारे भले मानुष यहां जंगल में अकेले भटक गए हैं? कितना रो रहे हैं ये जरा देख, सुन, फिर सवाल जवाब कर। रक्षित ये सुनते ही अब दोनों हाथों में अपना मुंह छिपाकर रोने लगा। फिर किसी तरह वो बोला, मैं तो अपनी बीमार बीवी को लेकर अपने दोस्त की गाड़ी से उसके गांव रतनपुर जा रहा था। रतनपुर? तुम रतनपुर जा रहे थे? अब वो तीनों के तीनों एक साथ हैरत से चिल्लाए। रक्षित के हामी भरते ही हरीश ने रक्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा, तुम रतनपुर गांव क्यों जाना चाहते थे? रतनपुर तो यहां से बहुत पीछे छूट गया है। रक्षित और भी रोने बिलखने लगा।
ट्रैक्टर पर बैठा शख्स सोचते हुए बोला, ठीक है, हम लोग मदद कर देंगे तुम्हारी, लेकिन एक मुश्किल है। हम सब तो खुद ही बड़ी मुसीबत में घिरे हैं। हमारे एक दोस्त की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आज सुबह ही हम सब और वो दोस्त मिलकर इसी ट्रैक्टर पर उसकी बीमार माँ को लेकर पास वाले कस्बे के अस्पताल गए थे, लेकिन शाम को ही दोस्त की माँ चल बसी। इसीलिए अब हम तीनों ही दोस्त की माँ की लाश को लेकर गांव वापस जा रहे हैं। रोते बिलखते रक्षित को ये सुनते ही एकदम शोक सा लगा। वो एकदम शोक्ड होकर बोला, तो क्या इतनी रात को इस ट्रैक्टर में तुम सब एक लाश लेकर जा रहे हो? मनहर दुखी होकर कहने लगा, हाँ बाबू साहब, हम लोग लाश लेकर ही जा रहे हैं इस ट्रैक्टर में। अब एक काम कीजिए, आप भी हमारे साथ इस ट्रैक्टर में बैठ जाओ। हमारे गांव पहुंचकर इस लाश को पहले हमारे दोस्त के घर छोड़ देंगे, फिर वहां से वापस आकर तुम्हारी बीवी और दोस्त को तलाशने में मदद कर देंगे। रक्षित ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। फिर किसी तरह से बोला, लेकिन वो पीछे लोरी में तो लाश रखी है, मैं कैसे एक लाश के साथ बैठ सकता हूं? हरीश ने रक्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा, तुम भी गजब ही हो बाबू साहब, भला लाश से क्या डरना? वो बेचारी तो मर चुकी है, वो क्या बिगाड़ लेगी आपका? रक्षित का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। फिर वो किसी तरह ऊपर चढ़ा। उसके चढ़ते ही ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। एक तो रात का अंधेरा और ऊपर से मनहर और हरीश ने अपने आप को काले कंबल और मफलर से ऐसे ढक रखा था कि रक्षित को उन दोनों की शक्ल तो क्या, शरीर तक नजर नहीं आ रहा था। रक्षित ने जीवन में कभी सोचा तक नहीं था कि उसे किसी ऐसी भयानक रात में यूं ट्रैक्टर लोरी में बैठकर जाना होगा। रक्षित जैसे ही घुटनों में सिर रखकर बैठा, उसकी नजर सामने रखी हुई लाश पर पड़ी। वैसे तो एकदम घना अंधेरा था, लेकिन फिर भी लाश के ऊपर लपेटी गई सफेद चादर बड़े ही अजीब तरीके से चमक रही थी। रक्षित अपने सामने चमकती सफेद चादर में लिपटी उस औरत की लाश को एक तक सहमी नजरों से देखता रहा। करीब 15-20 मिनट बाद लोरी अब चलते चलते कच्चे रास्ते पर चली आई थी, जहां लोरी को झटके पर झटके लग रहे थे। रक्षित और उसके साथ बैठे हुए हरीश और मनहर इन तेज झटकों से बुरी तरह से हिल रहे थे। यही नहीं, उनके सामने रखी हुई चादर में लिपटी हुई लाश भी इन झटकों से बार बार हिल उठती थी। जितनी बार लाश हिलती, उतनी बार लाश के सामने बैठे रक्षित का दिल कांप उठता। उसे यही डर सता रहा था कि जाने कब और किस झटके पर लाश पूरी तरह से उठकर बैठ जाएगी। रक्षित बोल ही पड़ा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं किसी झटके से ये लाश अचानक उठकर न बैठ जाए। अभी रक्षित की बात पूरी हुई ही थी कि सफेद चादर से ढंकी वो लाश में हलचल सी हुई और एक झटके से वो लाश उठकर बैठ गई। लाश को ऐसे उठकर बैठते देख रक्षित तो उस ठंडी रात में भी पसीने से नहा उठा। वो जोर से चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में जम गई। रक्षित ने अपने थरथराते हाथ से लाश की तरफ इशारा किया और फिर फंसी फंसी सी आवाज बोला, वो लाश। हरीश और मनहर ने पहले तो रक्षित की तरफ घूर कर देखा, फिर बोले, क्या लाश कर रहे हो बाबू? इतना भी क्या डर भला एक बेजान देह से? रक्षित पूरी ताकत से चिल्लाया, जरा अपनी आंखें फाड़ कर देखो, जिसे तुम बेजान कह रहे हो वो लाश उठकर बैठ गई है। हरीश अब लपक कर रक्षित के पास आ पहुंचा, फिर हकबकाए रक्षित का हाथ पकड़कर बोला, पास जाके और हाथ से छू के देख लो खुद ही तुम, ये अकड़ी हुई लाश उठकर बैठ तो क्या हिल तक नहीं सकती, और हिलेगी भी कैसे? रक्षित ने हैरानी से देखा कि लाश तो एकदम पहले की ही तरह चितलेटी हुई थी और उस पर सफेद चादर भी वैसी ही ढंकी हुई थी। रक्षित अब और भी ज्यादा डर गया। वो घबरा कर चीख पड़ा, रोको ट्रैक्टर, जल्दी रोको, मुझे उतरना है अभी। हरीश ने उसे समझाते हुए कहा, इतना बेचैन मत हो, इस जगह पर क्यों उतरना चाह रहे हो? अरे ये जगह बड़ी खतरनाक है जी, बहुत ही भयानक। क्यों मनहर? मनहर ने जल्दी से हामी भरी, और नहीं तो क्या, अभी 3 दिन पहले ही तो इसी जगह पर हमारे ही गांव के 3 आदमियों की सिर कटी लाशें मिली थी जी। बड़ा ही भयानक हादसा था जी वो, इतना भयानक कि अब तक मेरी तो रूह कांप रही है जी। रक्षित कंपकंपाती आवाज में बोला, तुम अभी क्या कह रहे थे? किस भयानक हादसे की बात बता रहे थे तुम?
हरीश ने धीरे धीरे सुनाना शुरू किया। तो ध्यान दे के सुनो बाबू, अभी 3 दिन पहले हमारे गांव के कुछ लोग इस जंगल के रास्ते से पैदल पैदल चलते हुए ही दूसरे गांव से वापस आ रहे थे। उस गांव में हर हफ्ते बाजार लगता है, इसीलिए आसपास के सभी गांव वाले अपनी जरूरत का सामान लेने उसी गांव में जाते हैं। अब बाजार से सामान लेकर आने में उन्हें बहुत देरी हो गई। रात का बखत था तो वे सब लोग जल्दी जल्दी चलते हुए आ रहे थे। फिर अचानक ही उनमें से 3 लोग जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए सुस्ताने के लिए। बाकी लोग तो आगे चले गए और अपने गांव भी पहुंच गए, लेकिन जो 3 लोग जंगल में रुक गए थे उनमें से जब कोई भी गांव वापस नहीं पहुंचा तो दूसरे दिन सुबह होते ही उन तीनों की खोज में गांव के कई लोग वापस जंगल में आए। बहुत खोजबीन की, लेकिन उनका कहीं कोई पता न चला। फिर अचानक ही एक बड़े से पेड़ के ऊपर उन्हें उन तीनों की सिरकटी लाश लटकती हुई दिखाई दी। ये सब सुनकर रक्षित कांप उठा। उसे उन 3 सिरकटी लाशों की कल्पना से ही पसीना छूटने लगा। इतने में अचानक ही एक तेज हवा का झोंका आया और उस झोंके में हरीश का मफलर जाने कैसे ढीला होकर चेहरे से नीचे सरक गया। हरीश ने लपक कर मफलर संभालना चाहा, तभी आकाश में तेज बिजली चमकी, जिसकी चमक में रक्षित ने देखा कि हरीश के गर्दन पर उसका सिर नहीं है। रक्षित इतना भयानक दृश्य देखते ही बेहोश हो गया। अपने चेहरे पर पानी के ठंडे पानी के छींटे पड़ते ही रक्षित एकदम झकना कर उठ बैठा। उसने अपनी आंखें खोली तो अपने करीब बैठे हरीश और मनहर को देखते ही वो डर से चीखते हुए उठकर बैठ गया। उसे यूं चीखते चिल्लाते देख मनहर हैरानी से बोला, अरे बाबू साहब, हुआ क्या तुमको? अचानक ही बेहोश कैसे हो गए तुम? और अब हमें देखकर क्यों चीखा चिल्ला रहे हो? रक्षित बिना कुछ बोले एकदम पागलों की तरह मनहर और हरीश को घूरता रहा। हरीश के इतना पूछते ही रक्षित को एकदम से वो भयानक दृश्य याद हो आया जब उसने बिजली की चमक में हरीश की बिना सिर वाली गर्दन देखी थी। वो भयंकर दृश्य याद आते ही रक्षित बुरी तरह से सिहर कर उठा और डर के मारे चलती हुई ट्रैक्टर लोरी से ही नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही रक्षित सीधे जमीन पर जा गिरा। इस तरह गाड़ी से कूदने की वजह से वो बैलेंस खोकर सीधे धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर जा गिरा था। रक्षित को हाथ, पैर और सिर में भी चोट लग गई, लेकिन डर और दहशत ने रक्षित को जैसे दर्द और चोट का एहसास तक नहीं होने दिया। वो तो जमीन पर गिरते ही अपनी पूरी हिम्मत से उठकर खड़ा हुआ और तेजी से लोरी की विपरीत दिशा में भागने लगा। रक्षित को यूं भागते हुए देखकर ट्रैक्टर की लोरी पर खड़े हरीश और मनहर दोनों ही अजीबोगरीब सी भयानक और कर्कश आवाज में जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। उनके चीखते चिल्लाने की आवाज से दूर भागते हुए रक्षित का तन बदन डर और घबराहट के मारे कंपाने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं हरीश और मनहर दोनों लोरी से कूदकर उसके पीछे न भागने लगे। रक्षित को उस अंधेरी रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधाधुंध भागता हुआ रक्षित बार बार किसी न किसी पेड़ या झाड़ी से टकरा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे भयानक खूनी भेड़िए गुर्राते हुए दौड़े चले आ रहे हों। घबराकर रक्षित ने पीछे पलटकर देखा तो अंधेरे में उसे लाल लाल अंगारों की तरह चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अब तो रक्षित की हालत इतनी खराब हो गई कि वो घबराहट के मारे बुरी तरह से कांपने लगा और तेज भागते उसके कदम डर से शिथिल पड़ने लगे। तभी एकदम से किसी ने भागते हुए रक्षित पर छलांग लगाई और उसे नीचे जमीन पर गिरा दिया। रक्षित के जमीन पर गिरते ही उसके ऊपर छलांग लगाने वाले दोनों भेड़िए अपनी लाल आंखें चमकाते और भयंकर आवाज में गुर्राते हुए एकदम भूखे गिद्ध की तरह रक्षित का खून पीने के लिए उस पर झपटे। लेकिन दोनों भूखे भेड़िए जब तक रक्षित के जिस्म में अपने दांत गड़ा पाते कि एकदम से अचानक ही रक्षित के पास वाली झाड़ी से एक साया सा कूदकर बाहर आया और उन भेड़ियों की ओर देख हू हू की भयंकर दिल दहला देने वाली आवाज निकाली। इस भयंकर सी हू हू की आवाज सुनते ही वो दोनों खूनी भेड़िए डर के मारे दुम दबाकर वहां से भीगी बिल्ली बने भाग निकले। उन भेड़ियों के भागते ही रक्षित भी जैसे तैसे उठा और अपनी जान हथेली पर लेके वहां से भागने के लिए हुआ कि तभी अंधेरे में ही
वो साया एकदम से लपकते हुए आगे आकर सीधे रक्षित के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में उस साए को ठीक तरह से देख पाना नामुमकिन था, लेकिन साए के आसपास एक बेहद अजीब सी हल्की हल्की सी चमक फैली हुई थी। रक्षित ने साए से गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज प्लीज, जो कोई भी हो तुम, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी बीवी ईशिता को ढूंढना है और गगन को भी। मुझे जाने दो यहां से। रक्षित के गिड़गिड़ाने का साए पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर वो ऊपर उड़ा और अपना चमकता हुआ हाथ लहराते हुए एक तरफ इशारा किया और फिर पलक झपकते ही वो साया वहां से गायब हो गया। साए के गायब होते ही रक्षित कुछ पल तो एकदम हकबकाया सा खड़ा रहा। फिर कुछ सोचकर वो उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ उस साए ने इशारा किया था। रक्षित अंधेरे जंगल में गिरता पड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। करीब 20 मिनट बाद अचानक ही रक्षित को उस सुनसान जंगल में किसी गाड़ी की हल्की हल्की सी घर्र घर्र की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही पहले तो रक्षित घबरा उठा कि इतने में उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। हॉर्न सुनते ही रक्षित का दिल खुशी और हैरानी से पागल हो उठा, क्योंकि ये हॉर्न तो गगन की गाड़ी का था। कुछ ही देर बाद पर गगन की गाड़ी दिख गई। उसकी बैक लाइट चमक रही थी। गाड़ी की लाइट देखते ही रक्षित तेजी से उस खड़ी हुई गाड़ी के करीब जा पहुंचा। गाड़ी की बैक लाइट्स जल रही थीं, लेकिन गाड़ी के अंदर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और गाड़ी की हेडलाइट भी बंद थी। रक्षित ने गाड़ी के पास आके उसके बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की। तभी गाड़ी का दरवाजा खोल के गगन बाहर निकला। गगन को देखते ही रक्षित अपना आपा खोकर जोर से चीखा, कहां चले गए थे तुम अपनी गाड़ी लेकर? गगन ने गुस्से से कहा, क्या पागल हो गए हो तुम? ये कैसा दोगलापन है तुम्हारा? तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जंगल के नॉर्थ साइड में तुम्हारा इंतजार करूं। रक्षित ने कुछ पल तो बड़ी हैरानी से गगन की तरफ देखा, फिर जल्दी से बोला, चलो गगन, जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो, जितनी जल्दी हो सके। हमें यहां से दूर निकल जाना चाहिए। बहुत मायाजाल फैला है यहां तो। गगन ने गर्दन हिलाकर हामी भरी और फिर रक्षित और गगन दोनों गाड़ी में बैठे। रक्षित ने देखा ईशिता और मीतू दोनों ही गाड़ी की बैक सीट पर बेसुध पड़ी थीं। गगन ने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा रतनपुर की ओर। गाड़ी ड्राइव कर रहे गगन की साइड वाली सीट पर ही बैठा था रक्षित, जो बड़े गौर से गगन को देखे जा रहा था। अब भी रक्षित के दिलो दिमाग में ढेरों सवाल उभर रहे थे। वो हैरानी से बुदबुदाया, समझ में नहीं आ रहा है कि ईशिता अपने आप ही कैसे गगन की गाड़ी तक चली आई। रक्षित हैरान परेशान होकर अपने मन में चल रहे सवालों को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था कि गाड़ी की बैक सीट पर बेहोश पड़ी ईशिता एकदम से होश में आ गई। ईशिता ने होश में आते ही अपनी साइड में बेसुध पड़ी मीतू को देखा तो एकदम घबराती हुई चिल्लाई, मीतू, मीतू, तुम बेहोश कैसे हो गई? क्या हो गया तुम्हें? ईशिता को यूं होश में आए देख रक्षित तेजी से पीछे पलटकर देखने लगा। ईशिता का चेहरा और उसकी आवाज दोनों ही एकदम नॉर्मल लग रहे थे। अभी रक्षित कुछ कहता या ईशिता से कुछ पूछता कि उसके पीछे पलटते ही ईशिता एकदम से घबराई आवाज में बोली, ओह रक्षित, तुम अचानक ही कहां चले गए थे मुझे जंगल में यूं अकेले छोड़कर? मैं कितना घबरा गई थी उस सुनसान अंधेरे जंगल में अकेले भटकते हुए। कितना पुकारा तुम्हें, कितनी आवाजें लगाई, पर तुम्हारा तो कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा था। तुमने तो ये तक नहीं सोचा कि कहीं कोई भयंकर जंगली जानवर मुझ पर हमला कर देता तो। रक्षित के सब्र का बांध टूट गया। वो तो तुम खुद ही जंगल में खड़ी गाड़ी से गायब हो गई थी। कितना परेशान होकर मैं भटकते हुए तुम्हें इस घनघोर जंगल में ढूंढ रहा था। हम सब तो तुम्हारा इलाज कराने के लिए गगन के पुश्तैनी गांव रतनपुर जा रहे हैं। जैसे ही रक्षित ने रतनपुर का नाम लिया, वैसे ही एकदम से ईशिता के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो अचानक ही भयानक सी कर्कश आवाज में गुर्राती हुई चिल्लाई, मैं नहीं जाऊंगी रतनपुर। रक्षित जोर से चिल्लाया, गगन, तुमने दरवाजा लॉक किया है ना अच्छी तरह? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गाड़ी लेकर रतनपुर चलो। ईशिता की तबीयत फिर से गड़बड़ हो रही है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है गगन, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? गगन ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी।
ईशिता बड़े भयंकर तरीके से अपने बाल नोचते हुए अजीब अजीब सी आवाज में चीखने, चिल्लाने और गुर्राने लगी थी। ईशिता के इस तरह गुर्राने से उसकी बगल में ही बेसुध पड़ी मीतू भी एकदम से होश में आ गई। होश में आते ही मीतू ने जब अपनी साइड में ईशिता को यूं गुर्राते और चीखते चिल्लाते देखा तो बुरी तरह से सहम कर चिल्लाई, ओह है ये ईशिता! ईशिता पर तो लगता है फिर से द्वारा पड़ गया है। ओह, कब आएगा आखिर तुम्हारा गांव रतनपुर, और कितनी देर लगेगी वहां पहुंचने में? कहीं तुम्हारे गांव पहुंचते पहुंचते बहुत देरी ना हो जाए। गगन बोला, थोड़ा पेशेंस रखो तुम लोग, बस थोड़ी ही देर और फिर हम लोग रतनपुर पहुंच जाएंगे। मीतू का चेहरा डर और घबराहट से सहम गया था। उसने कांपती आवाज में गगन से कहा, मैं नहीं बैठ सकती अब 1 मिनट भी, और ईशिता के साइड में। इसकी भयानक हरकतें देखकर तो घबराहट के मारे मेरी धड़कनें ही रुक जाएंगी। तुम फौरन गाड़ी रोको और गाड़ी का बैक डोर ओपन करो। मैं तुरंत गाड़ी से उतरकर तुम्हारे पास अगली सीट पर आ जाऊंगी। मीतू की घबराहट झूठी नहीं थी। सच में ईशिता का पागलपन प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा था और अब वो अपने बाल बिखेरे हुए जोर जोर से अपना सिर घुमाती हुई अजीबो गरीब से कुछ शब्द बड़बड़ाए चली जा रही थी। रक्षित तेजी से बोला, नहीं गगन, गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना तुम। गाड़ी रोकते ही कहीं मीतू के साथ साथ ईशिता भी गाड़ी से नीचे उतरकर कहीं फिर से इस जंगल में भाग गई तो हम अब और रिस्क नहीं ले सकते। गगन, तुम तो बस गाड़ी ड्राइव करते रहो और फटाफट गाड़ी को रतनपुर ले चलो। गगन ने भी रक्षित की बात से सहमति जताई। तुमने सही कहा रक्षित, गाड़ी के रुकते ही मीतू के साथ साथ ईशिता भी तो गाड़ी से नीचे उतर सकती है। गगन ने फिर से अपना पूरा फोकस गाड़ी ड्राइव करने में लगाया और पूरी स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाता चला गया। करीब 15 मिनट बाद रक्षित ने गगन को टोका, इतनी देर तो हो गई हमें चलते हुए, लेकिन तुम्हारे गांव का तो अब तक कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने गांव जाने के लिए फिर से कोई गलत रास्ता पकड़ लिया? गगन चिढ़ते हुए बोला, मेरे गांव का रास्ता जानता हूं मैं बहुत अच्छे से, इसलिए तुम अब मुझे मत सिखाने की कोशिश करो और चुपचाप गाड़ी में तब तक बैठे रहो जब तक कि मैं रतनपुर पहुंचकर गाड़ी रोक नहीं देता। रक्षित गुस्से से भुनभुनाया, अगर पता था तुम्हें रास्ता तो अब तक पहुंचे क्यों नहीं तुम? कई घंटों से हम लोग इस जंगल के चक्कर लगा रहे हैं। वो तो हमारा लक अच्छा था, इसलिए कोई जंगली जानवर नहीं मिला हमें। गगन ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, रास्ता तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है रक्षित, लेकिन अंधेरे और जंगल की वजह से मैं थोड़ा बौखला उठा था। अब तुम एकदम साइलेंट होके बैठो, कुछ ही देर में हम रतनपुर पहुंचने ही वाले हैं। फिर कुछ देर बाद गगन ने अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया और गाड़ी एक जगह रोक दी। फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, लो आ गया रतनपुर, अब उतर जाओ सब जल्दी से नीचे। रक्षित घबरा के बोला, गगन ये तुम कहां ले आए हो हम लोगों को? यहां तो गांव क्या, एक झोपड़ी तक नहीं दिख रही है मुझे। गगन गाड़ी से उतर बोला, ओफो रक्षित, तुम तो कुछ ज्यादा डर गए हो। तुम अब ईशिता को पकड़ कर ले चलो अपने साथ। यहां से हमें पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा। रतनपुर तो आ गया है, पर करीब 10-15 मिनट पैदल चलने के बाद ही गांव के घर मकान मिलेंगे। आगे का रास्ता बहुत ही खराब है, गाड़ी नहीं जा सकती वहां तक। गाड़ी से नीचे उतारते ही ईशिता एकदम जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और उछलने कूदने लगी। वो पूरा जोर लगा रही थी कि रक्षित और मीतू उसे अपने साथ न ले जा सकें। रक्षित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ईशिता की बांह पकड़ रखी थी और उसे जबरन आगे लिए चले जा रहा था। रास्ता तो घने अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन संभल संभल के किसी तरह एक एक कदम रखते हुए वे सब गगन के पीछे उस रास्ते पर आगे चलते ही जा रहे थे। कुछ ही मिनट बीते होंगे उन्हें इस तरह चलते हुए कि गगन जोर से चिल्लाया, वो देखो सामने ही है मेरा गांव। सबने चौंकते हुए देखा। उस अंधेरी रात में कुछ कच्चे पक्के से छोटे बड़े घर हल्के हल्के से नजर आ रहे थे। रक्षित हिचकते हुए बोला, लेकिन यहां तो एकदम घोर सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं भी कोई नजर तक नहीं आ रहा है। गगन ने फौरन जवाब दिया, कैसी बात कर रहे हो तुम?
वो आगे चलकर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आएगा और उस पेड़ से दाईं ओर मुड़ते ही 20-25 कदम चलने के बाद मेरा घर आ जाएगा। कुछ देर बाद सचमुच ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ उन्हें दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वे लोग पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, ईशिता एकदम से बावली होकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए उछलने लगी। फिर देखते ही देखते वो रक्षित और मीतू से अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से उस पेड़ की तरफ भागी और कुछ ही पलों में वो अंधेरे में जाने कहां ओझल हो गई। रक्षित बौखलाकर पागलों की तरह ईशिता को आवाज लगाने लगा। इतने में गगन ने रक्षित को दौड़कर रोका, फिर उसे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूं ईशिता कहां गई होगी, वो भागती हुई सीधे हमारे पुश्तैनी घर ही जाएगी। रक्षित ने हैरत से पूछा, लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो गगन? और फिर ईशिता को भला कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा पुश्तैनी घर कहां है? वो तो आज तक कभी इस गांव में ही नहीं आई है। गगन ने गंभीर लहजे में कहा, तुम भूल रहे हो रक्षित की ईशिता के अंदर इस समय मेरी बुआ तरंगिनी की आत्मा है। उन्हें तो गांव और पुश्तैनी घर के बारे में सब कुछ मालूम है। फिर हैरानी में डूबे रक्षित और मीतू को लेकर गगन तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। मीतू कांपती आवाज में बोली, ये गांव तो किसी हॉन्टेड मूवी के सेट जैसा भयानक लग रहा है। गगन बोला, इस गांव में तो अब कोई रहता ही नहीं है। यहां तो सिर्फ खाली और सुनसान घर रह गए हैं। सिर्फ घर। मेरे मम्मी पापा जब मेरी चाची के अंतिम संस्कार में गांव आए थे, उसी समय उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ के गांव वालों में अजीब सी दहशत फैली हुई है। एक तो पहले से ही तरंगिनी बुआ की आत्महत्या की वजह से गांव वाले थोड़े घबराए हुए थे, और फिर बाद में चाची जी की अजीबोगरीब हरकतें और हालत को देखने के बाद उन सब की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ तो चाची जी की मौत के तुरंत बाद ही ये गांव छोड़कर इससे बहुत दूर एक दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए थे, और जो यहाँ बचे हुए थे उनमें से कई लोग अंतिम संस्कार की रात को ही अपना घर और ये गांव छोड़कर यहाँ से चले गए। रक्षित ने अविश्वास भरे लहजे में कहा, क्या कुछ भी बातें बनाकर हमें सुना रहे हो तुम? गांव वाले भला क्यों तुम्हारी चाची जी की मौत से इतना डर जाएंगे कि ये गांव और अपना घर छोड़कर ही भाग जाएंगे? मौत तो हर गांव में किसी न किसी की होती ही रहती है, इससे कोई क्यों इतना डर जाएगा? गगन ने पूरी गंभीरता से कहा, हाँ, तुम्हारा कहना सही है। मौत तो हर गांव में किसी न किसी की होती ही रहती है, लेकिन यहाँ गांव वाले सिर्फ मौत से घबराकर नहीं भागे थे। चाची जी की मौत के बाद कई गांव वालों के घर रात में बड़ी ही अजीब तरह की रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं घटी थीं। उन घटनाओं ने ही गांव वालों को अंदर तक डरा दिया था। और फिर अंतिम संस्कार की रात तो खुद मेरे मम्मी पापा ने भी हमारे पुश्तैनी घर के आंगन में चाची जी की रूह को बुरी तरह से तड़पते और रोते हुए देखा था। चाची जी की वो रूह इतने भयानक स्वर में रो रही थी कि मेरी मम्मी तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। मेरे पापा भी बुरी तरह से घबरा गए थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए मम्मी को उठाया और ऊपर वाली मंजिल पर चले गए। लेकिन उस रूह की आवाज तो जैसे उनके कान के पर्दे चीरकर उनके दिलो दिमाग को कंपा रही थी। जैसे तैसे रात बीती और फिर जब सुबह मेरे पापा ने नीचे आंगन में आकर देखा तो घर के दोनों नौकर मरे पड़े थे। ये दोनों नौकर वही थे जो चाची जी के पागल होने के बाद से उन्हें कमरे में बांध कर रखने में चाचा जी की मदद करते थे। इस भयंकर हादसे से मेरे मम्मी पापा तो इतना डर गए कि उन्होंने दूसरे दिन वापस शहर आने में ही अपनी भलाई समझी। मेरे चाचा जी ने ऊपर की मंजिल में अपना बसेरा तो बना लिया था, लेकिन फिर वो ज्यादा दिनों तक वहां चैन से रह नहीं पाए। उन्होंने भी 3 महीनों के अंदर ही पुश्तैनी घर पर हमेशा के लिए ताला ठोंक दिया और अपने बाल बच्चों समेत दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। चाचा जी के गांव छोड़कर जाते ही इस गांव के बाकी बचे लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई और फिर एक एक करके ये पूरा का पूरा गांव ही खाली हो गया। लोग बताते थे चाचा जी के घर छोड़कर जाते ही चाची जी की रूह ने इस पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया और रात रात भर घर की छत पर खड़ी होकर किसी जंगली भेड़िए की तरह जोर जोर से गुर्राती रहती थी। डर के मारे लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां तक बंद कर लेते, लेकिन उनकी गुर्राहट भरी आवाज
फिर भी लोगों के कानों को चीरकर उनके दिल तक पहुंच जाती थी। ऐसे खतरनाक माहौल में भला कोई आखिर कब तक रह सकता था। इसीलिए फिर कुछ ही दिनों के अंदर ये पूरा गांव ऐसे खाली हो गया जैसे यहाँ कोई महामारी फैल गई हो, और उसके बाद से इस गांव में फिर कभी किसी शख्स ने कदम नहीं रखे। मीतू गहरी चिंता में बोली, ओह गगन, ये तुमने क्या कर डाला? क्यों हम सबको लेकर इस मौत के जाल में आ गए तुम? मेरी मानो तो अब भी समय है हमारे पास, हम सब यहीं से वापस भाग निकलते हैं। जब यहाँ के रहने वाले लोग ही रूह से डर के भाग खड़े हुए, तो फिर तुम क्या सोच के हम सबको इस मौत के मुंह में लेकर आ गए? गगन कुछ पल तो खामोशी से सोचता रहा, फिर गंभीरता से बोला, मैं अगर तुम लोगों को यहां लेकर आया हूं तो कुछ सोच समझकर ही लाया होऊंगा। चलो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। गगन तेजी से आगे बढ़ने लगा तो रक्षित और मीतू भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे तीनों आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हवा तेज होती जा रही थी। करीब 10 मिनट बाद गगन एक जगह जाकर रुक गया। गगन के रुकते ही अचानक जाने कहां से चमगादड़ों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और उनके सिर के ऊपर मंडराने लगा। गगन जोर से चिल्लाया, भागना मत, हिलना भी मत, अपनी अपनी जगह से। अब वे तीनों कुछ कदम आगे बढ़े तो उनके सामने एक बेहद पुराना सा 2 मंजिला मकान खड़ा था। अंधेरी रात में भी उस मकान की जर्जर हालत साफ झलक रही थी। मकान के बाहर लगा हुआ लकड़ी का बड़ा सा गेट भी एक तरफ से टूटकर हवा में झूल रहा था। फिर गगन ने अपने पास खड़े रक्षित और मीतू से कहा, मैं अब इस लकड़ी के दरवाजे को पार करके अंदर जा रहा हूं। मैं एक एक कदम गिन गिन कर उठाऊंगा। तुम दोनों पूरे ध्यान से एक एक कदम की गिनती पर नजर रखना। जैसे ही मैं 19वां कदम उठाऊंगा, तुम दोनों भी तुरंत गेट को पार करके मेरे पीछे चले आना। गगन ने उन दोनों को एक बार फिर अलर्ट रहने के लिए कहा और खुद उस झूलते हुए दरवाजे को पार करके उस पुराने जर्जर मकान की तरफ एक एक कदम गिनते हुए आगे बढ़ने लगा। 1 2 3 4 5 6। अभी गगन 7 बोलने ही वाला था कि अचानक उस मकान की छत से एक दिल दहला देने वाली चीख से पूरा मकान हिल उठा। मीतू और रक्षित ने चौंक कर ऊपर देखा तो छत पर ईशिता खड़ी थी। वो दिल दहला देने वाली चीख उसकी ही थी। ईशिता की उस दिल दहलाने वाली चीख से गगन 2-1 पल के लिए तो अपनी जगह पर ही थम गया, लेकिन फिर पूरी हिम्मत से वो आगे कदम उठाते हुए गिनती बोलने लगा। मकान की छत पर खड़ी ईशिता को देख रक्षित बुरी तरह से बेचैन होते हुए उसके पास जाने के लिए अपनी जगह से आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन तभी उसके पास खड़ी मीतू ने फौरन एकदम मजबूती से रक्षित का हाथ पकड़ते हुए जोर से कहा, रुक जाओ रक्षित, तुम क्या भूल गए कि गगन ने हमें 19वें कदम से पहले अपनी जगह से हिलने तक के लिए मना किया था। उस मकान की छत पर खड़ी ईशिता अब जोर जोर से अपने हाथ लहराती हुई रक्षित को पुकार रही थी, जल्दी आओ रक्षित, जल्दी आओ, मेरी सांस घुट रही है। ईशिता की दर्द भरी पुकार सुनकर रक्षित इतना विचलित हो गया कि वो मीतू का हाथ छुड़ाकर मकान की तरफ जाने को हुआ, लेकिन इतने में गगन ने 11 बोलते हुए अपना 11वां कदम उठाया और फिर आगे पैर रखा। मीतू अलर्ट होकर चिल्लाई, रक्षित देखो, अब गगन ने 11वां कदम उठा लिया है, अब बस 7 कदम और बाकी हैं, फिर हमें तेजी से गगन के पीछे जाना है। गगन ने 12वां कदम बढ़ाया और अचानक ही उस अंधेरे में डूबे मकान के चारों तरफ अजीब सी लाल रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस मकान के चारों तरफ किसी ने लाल रंग का चमकीला कांच जड़ दिया हो। रक्षित ने घबराई नजरों से ऊपर छत की ओर देखा। ईशिता वहां पर अब नहीं थी, लेकिन चमगादड़ों का बड़ा झुंड अब उस छत पर किकियाते हुए पंख फड़फड़ाते तेजी से गोल गोल चक्कर काट रहा था। रक्षित घबराकर चिल्लाया, ईशिता, ईशिता कहाँ चली गई? अब तो छत पर सिर्फ चमगादड़ों का झुंड ही दिखाई दे रहा है। ईशिता अचानक ही छत से कहाँ गायब हो गई? मीतू भी ऊपर छत की तरफ ही देखे जा रही थी। उसने सहमी सी आवाज में किसी तरह कहा, जरा ध्यान से देखो ऊपर। छत पर उड़ते चमगादड़ों के बीचों बीच ईशिता भी किसी चमगादड़ की ही तरह उड़ रही है। इधर मकान की तरफ बढ़ते हुए गगन अपना 18वां कदम उठाते हुए जोर से बोला, 18 इंच 18। सुनते ही मीतू कांपती आवाज में बोली, अब हमें आगे जाना है रक्षित,
गगन अब 19वां कदम उठाने ही वाला है। याद है ना कि गगन ने 19वां कदम लेते ही हमें फौरन उसके पीछे आने के लिए कहा था। रक्षित ने खामोशी से सिर हिलाकर हामी भरी। जैसे ही गगन के मुंह से 19 निकला, वैसे ही मीतू और रक्षित अपनी जगह से गगन की तरफ भागे। 19वां कदम उठाने के बाद गगन एकदम से रुक गया। गगन के रुकते ही मकान के आसपास लगे हुए घने पेड़ एकदम से ऐसे हिलने लगे मानो कोई भयंकर आंधी आ गई हो। रक्षित और मीतू जब दौड़ते हुए गगन के करीब पहुंचे तो दोनों के दोनों ये देखकर एकदम हैरान हो गए कि गगन से कुछ ही दूरी पर कोई साया लहरा रहा है। मकान के चारों तरफ छाए अजीब से लाल प्रकाश में उस साये के लंबे लंबे बाल उड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन उस साये ने अपना चेहरा मकान की तरफ मोड़ रखा था, इसीलिए उसका चेहरा देख पाना असंभव था। मीतू और रक्षित के अपने पास पहुंचते ही गगन बिल्कुल दबी जुबान में बोला, एकदम सही किया तुम दोनों ने। अब आगे भी इसी तरह से अपना पूरा फोकस मुझ पर बनाए रखना। चाहे तुम्हें कोई भी भयंकर चीज दिखे या कोई कर्कश आवाज सुनाई दे, तुम बिल्कुल भी मत घबराना। ये याद रखो कि घबराहट या डर से ये पूरा मामला बिगड़ सकता है, फिर हमारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए तुम दोनों बस मेरे पीछे पीछे एक एक कदम चलते हुए आगे बढ़ते रहो। जल्दी ही अब हम लोग इस मकान के अंदर पहुंच जाएंगे। मैं जैसे ही मकान का दरवाजा खोलूंगा, तुम दोनों अपनी आंखें बंद करके अपना सिर एकदम नीचे झुका लेना, और फिर जैसे ही मैं जोर से ओपन कहूंगा, वैसे ही तुम दोनों को आंखें खोल के भागते हुए मेरे पास चले आना है। गगन की बातों ने रक्षित और मीतू को बिल्कुल हैरान करके रख दिया था। उनकी समझ में गगन की बातें तो नहीं आईं, पर वे दोनों ही इतना जरूर समझ गए थे कि मकान का दरवाजा खुलते ही कुछ तो भयानक होने वाला है। गगन अब 1-2 सेकंड के लिए रुका और फिर फौरन आगे बढ़कर उसने एक झटके से मकान के दरवाजे पर लगा हुआ बड़ा सा ताला अपने पास रखे हथौड़े की मदद से तोड़कर वो दरवाजा पूरी तरह से अंदर धकेलते हुए खोल दिया। गगन के कहने के मुताबिक ही रक्षित और मीतू ने तो पहले से ही अपनी अपनी आंखें बंद कर ली थी और साथ ही अपने सिर भी नीचे झुका लिए थे। गगन के दरवाजा खोलते ही इतनी भयानक आवाज हुई कि वो पूरा इलाका ही थरथराने लगा। उस भयानक आवाज को सुनकर रक्षित और मीतू के दिल दहल गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके बिल्कुल करीब से उनके शरीर को छूती हुई पानी की बड़ी बड़ी लहरें उमड़ती हुई चली आ रही हैं। लेकिन फिर भी वे दोनों अपनी पूरी हिम्मत बटोरे हुए अपनी अपनी जगह पर आंखें मूंदे खड़े ही रहे, और कुछ सेकंड के बाद अचानक उनके कानों में गगन की आवाज सुनाई दी, ओपन। ओपन शब्द सुनते ही रक्षित और मीतू ने आंखें खोलकर अपने सिर ऊपर उठाए और फिर तेजी से गगन की तरफ लपके, जो दरवाजे को पार करके मकान के अंदर जा रहा था। मकान के अंदर वाले हिस्से में जैसे ही उन्होंने कूदम रखा कि गगन के आगे लहराने वाला वो साया एक भयंकर चीख के साथ गगन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। मीतू अब डर से चिल्लाई, ये साया किसका है गगन, और तुम्हारे चारों तरफ यूं चक्कर क्यों काट रहा है? गगन कुछ बोलता कि रक्षित जोर से बोल उठा, मुझे तो लगता है कि ये वही साया है जिसने जंगल में मेरी हेल्प की थी। इसी साये ने मुझे उस दिशा की तरफ जाने का इशारा किया था। गगन ने कहा, अब इस बड़े कमरे को पार करते ही इस घर का वो आंगन आएगा जहां बने कुएं में डूबने से मेरी बुआ तरंगिनी और मेरी चाची जी की मौत हुई थी। गगन की बात पूरी होते ही रक्षित एकदम से बोला, ओह, मतलब वो कुआं जिसमें कूदकर तुम्हारी बुआ और चाची जी ने आत्महत्या की थी। गगन अब एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मेरी बुआ और मेरी चाची जी ने आत्महत्या नहीं की थी, उन दोनों की हत्या हुई थी। मेरी बुआ को मेरी चाची और चाचा जी ने उस रात को जबरन कुएं में धकेलकर मार डाला था, ताकि हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से बुआ का कांटा साफ हो जाए। और फिर वो मेरे अपने चाचा जी थे जिन्होंने मेरी चाची जी के पागलपन से तंग आकर उन्हें अपने नौकरों की सहायता से कुएं में फेंककर मार डाला था। गगन की बात सुन तो मीतू और रक्षित ऐसे शोकड़ हो गए कि कुछ पलों के लिए अपनी सुध बुद्ध ही खो बैठे। उनकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही गुम हो गई थी। कुछ पल बाद रक्षित किसी तरह अटकती जुबान से बोला, ये तुम
क्या कह रहे हो गगन? तुम्हारी चाची जी और बुआ की इस घर में हत्या कर दी गई थी और तुमने इस बारे में पहले हमें कुछ भी नहीं बताया। इतने में मकान की छत पर जोर से हलचल सी हुई। ऐसा लगने लगा कि छत टूटकर गिरने वाली है। रक्षित ने घबराकर अपना सिर उठा के ऊपर देखा तो वहां ऊपर चमगादड़ों के झुंड के बीच उड़ती हुई ईशिता दोबारा छत पर खड़ी हुई दिखाई दी। ईशिता छत पर खड़ी जरूर थी, लेकिन उसके हाथ बार बार हवा में लहरा रहे थे। गगन बोला, जल्दी करो, अब हमें इस कमरे को दौड़ते हुए पार करना है। इस कमरे को पार करते ही हम सीधे आंगन में पहुंच जाएंगे, उसी आंगन में जहां बने कुएं में डूबकर बुआ और चाची जी की जान चली गई थी। रक्षित और मीतू को अपने साथ लिए गगन तेजी से दौड़ते हुए उस कमरे को पार करके आंगन में पहुंच गया। आंगन में आते ही गगन ने रक्षित और मीतू को एकदम स्थिर खड़े रहने का आदेश दिया। उनके ठीक सामने आंगन के एकदम बीचों बीच एक ऊंची मुंडेर वाला बड़ा सा कुआं बना हुआ था। कुएं के ऊपर बड़ी सी एक गोल छतरी भी बनी थी और छतरी के नीचे कुएं से पानी निकालने के लिए 2 गोल घिरी बनी हुई थी। कुएं के पास अब भी 2 छोटी बाल्टियां और एक बड़ी सी रस्सी पड़ी हुई थी। कुएं के करीब पहुंचते ही गगन ने गहरी गहरी सांस ली और फिर अपने पैंट के पॉकेट से रुमाल में रखी हुई एक चूड़ी और एक झुमका निकाला। फिर चूड़ी को अपने हाथ में पकड़कर जैसे ही गगन ने कुछ बुदबुदाना शुरू किया कि छत पर खड़ी ईशिता पर जैसे एकदम से भयंकर पागलपन सवार हो गया। वो भयानक आवाज में चीखती चिल्लाती और अपने बाल नोचती हुई छत से नीचे आने वाली सीढ़ियों से तेजी से उतरने लगी। ईशिता को यूं चीखते चिल्लाते हुए सीढ़ियां उतरते देख गगन ने अब बुदबुदाना छोड़कर जोर जोर से अजीब से शब्द बोलने शुरू किए। तरण तरण तरगा, दूर चली जा गंगा। गगन पूरे जोर से ये शब्द लगातार बोले चला जा रहा था। सीढ़ियों से उतरकर अब ईशिता आंगन में आकर कुएं की मुंडेर के ऊपर खड़ी हो गई थी। रक्षित डर के मारे चीखते हुए बोला, ईशिता प्लीज कुएं से उतर जाओ, नहीं तो अंदर कुएं में गिर जाओगी तुम। गगन गुस्से से चिल्लाया। रक्षित एकदम खामोश रहो और अपनी जगह से मत हिलना बिल्कुल। गगन के चारों तरफ मंडराता हुआ साया एकदम से कुएं के ऊपर बनी छतरी के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। उस साए के छतरी के ऊपर खड़े होते ही कुएं की मुंडेर पर खड़ी हुई ईशिता बुरी तरह से कांपने लगी। उसके मुंह से अजीबो गरीब सी आवाज निकलने लगी। छतरी के ऊपर खड़ा हुआ साया अचानक ही हवा में उछला और अगले ही पल कुएं के अंदर कूद गया। साए के कुएं में कूदते ही ईशिता भी तेजी से उसके पीछे कुएं के अंदर कूदने को हुई, लेकिन उसने अपना एक पैर अभी आगे बढ़ाया ही था कि गगन ने बिजली की तेजी से अपने हाथ में पकड़ी वो चूड़ी मंत्र पढ़ते हुए उस कुएं के अंदर फेंक दी और छलांग लगाकर ईशिता को कुएं से नीचे जमीन पर धकेल दिया। ईशिता बुरी तरह से चीखती चिल्लाती नीचे जमीन गिर के लौटने लगी। वो किसी जख्मी नागिन के जैसी तड़पती हुई इधर से उधर लौट रही थी। गगन ने अब अपने हाथ में झुमका पकड़ा और उसे ईशिता के ऊपर से 3 बार गोल घुमाने के बाद कुएं की तरफ पीठ करके वो झुमका जोर से उछालकर सीधे कुएं के अंदर फेंक दिया। झुमका जैसे ही कुएं के अंदर पानी में गिरा कि कुएं के पानी में जलजला सा आ गया। भयानक उथल पुथल सी मच गई कुएं के अंदर। जो साया कुछ देर पहले कुएं के अंदर कूदा था वो भयंकर चीख के साथ एक बार कुएं से बाहर निकलने को हुआ और फिर हमेशा के लिए कुएं के अंदर समा गया। साए के कुएं में समाते ही कुएं से घना काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं देखते ही देखते हर तरफ छा गया। रक्षित, मीतू और गगन को अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वे तीनों अपनी आंखें मलते हुए धुआं छटने की प्रतीक्षा करने लगे। जब थोड़ी देर बाद वो काला धुआं दूर हुआ तो रक्षित और मीतू ये देख के हैरान हो गए कि आंगन में बना हुआ वो कुआं हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से जमीन में समाकर गायब हो चुका था। कुएं की जगह पर अब सीधी सपाट पथरीली जमीन दिखाई दे रही थी और उसी पथरीली जमीन पर एक और बेसुध पड़ी हुई थी ईशिता। रक्षित तो इन सब घटनाओं से इस कदर स्तब्ध हो गया था कि ईशिता के पास तक जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस अपनी जगह पर बुत बना हुआ सूनी सूनी नजरों से सामने घूर रहा था और कुछ ऐसी ही हालत मीतू की भी थी।
गगन ने रक्षित और मीतू के करीब जाकर उन्हें झकझोरते हुए कहा, होश में आओ तुम दोनों, और जाके ईशिता को भी होश में लाओ। गगन की बात सुनते ही रक्षित तेजी से लपकते हुए ईशिता के पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए उसे जोर जोर से पुकारने लगा, ईशिता उठो, ईशिता होश में आओ प्लीज। कुछ सेकंड बाद ही ईशिता ने आंखें खोल दी। उसने आंखें खोलते ही अपने सामने रक्षित को देखा, फिर एक झटके से उठकर बैठती हुई हैरत से बोली, ये कौन सी जगह है रक्षित? हम लोग इस अजीब सी सुनसान जगह पर कैसे आ गए? ईशिता को एकदम नॉर्मल देख के रक्षित की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। ईशिता अपना सिर थामते हुए एकदम थके स्वर में कहने लगी, ओह मेरा सिर घूम रहा है, बहुत थकान सी लग रही है मुझे। अपनी बात पूरी करते ही ईशिता अपनी आंखें मूंद के रक्षित के कंधे पर लुढ़क गई। रक्षित घबराकर जोर से चिल्लाया, ये क्या हो गया ईशिता को? अब क्यों ऐसे बेसुध हो गई ये फिर से? गगन ने रक्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा, फिक्र मत करो रक्षित, ईशिता अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। इतने लंबे समय तक इसके शरीर में एक रूह ने कब्जा किया हुआ था, इसीलिए अब रूह के अपने शरीर से निकलते ही ये एकदम निढाल और सुस्त पड़ गई है। इसे शांति से सोने दो, जब ये सोकर उठेगी तो पहले की तरह चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। गगन ने फिर इधर उधर देखते हुए कहा, अब यहां से उठो और ईशिता को ले जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ चलो। हमें जितनी जल्दी हो इस जगह से दूर निकल जाना चाहिए। मीतू और रक्षित ने फटाफट ईशिता को उठाया और गगन के साथ चल पड़े उस पुराने मकान से बाहर निकल आए। अभी वो लोग उस टूटे हुए लटकते दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे कि एकदम से उस मकान में कुछ हलचल सी हुई और अगले ही पल वो मकान पूरे का पूरा ढह गया। ये देखते ही मीतू और रक्षित की घिघी बंध गई और वो लगभग दौड़ते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। हांफते कांपते किसी तरह वे सब गाड़ी के पास पहुंचे और ईशिता को गाड़ी की बैक सीट पर लिटाकर रक्षित उसके पास ही बैठ गया। मीतू और गगन फ्रंट सीट पर बैठे और फिर गगन ने गाड़ी स्टार्ट की तो बिना किसी रुकावट के एक झटके में गाड़ी स्टार्ट हो गई। गगन ने गाड़ी टर्न की और फिर तेजी से ड्राइव करने लगा। सब एकदम खामोश होकर गाड़ी में बैठे थे। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ संयत हुए तो गगन गंभीर लहजे में बोला, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे होंगे। मैंने तो वैसे पहले ही इतना बता दिया था कि मेरी बुआ और चाची जी को किस तरह से कुएं में डुबोकर मार डाला गया और उसके बाद चाची जी की तड़पती रूह ने कैसे गांव वालों का जीना दूभर कर दिया। लेकिन एक बात मैंने नहीं बताई थी कि 3 साल पहले मेरे बड़े चाचा जी एक रात एकदम पागलों की सी हालत में मेरे मम्मी पापा के पास चले आए। तब संयोग से मैं भी वहीं पर था। चाचा जी की ऐसी हालत देखकर मैं एकदम अवाक रह गया। वो एकदम डरे सहमे से दिख रहे थे और बार बार इधर उधर देखते हुए बड़बड़ा रहे थे, वो मुझे मार डालेगी वो मुझे, जैसे मैंने मारा था ना तरु और अपनी बीवी को, वैसे ही वो मुझे भी मार डालेगी। मेरे मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें किसी तरह कुछ खिलाया पिलाया और फिर सब लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए। आधी रात को अचानक ही मेरे चाचा जी की चीख सुनाई दी तो मैं घबराकर अपने रूम से दौड़ते हुए बाहर आया। देखा तो चाचा जी सामने हॉल में जमीन पर अपना गला पकड़े हुए छटपटा रहे थे। उनके ऊपर सीलिंग फैन टूटकर गिरा हुआ था। उनके मुंह से अजीब सी गुरगुराहट की आवाज निकल रही थी और फिर कुछ ही पलों के अंदर उनकी सांसें थम गईं। मैं और मेरे मम्मी पापा बुरी तरह से सहम गए थे, लेकिन फिर किसी तरह डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने एक्सीडेंटली डेथ का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। डॉक्टर के जाने के बाद फिर मम्मी पापा ने तय किया कि चाचा जी की यूं एबनॉर्मल मौत का राज कभी किसी को नहीं बताएंगे और फिर दूसरे दिन चाचा जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चाचा जी अपने साथ एक छोटी सी थैली लेकर आए थे। घर आने के बाद मैंने वो थैली अपने रूम में ले जाकर देखी तो उसमें कुछ रुपये और 1-2 कपड़ों के सिवाय एक चूड़ी और एक झुमका मिला। बहुत सोचने के बाद मुझे समझ आया कि चाचा जी जरूर अपने पुश्तैनी घर से ही ये चूड़ी और ये झुमका उठाकर लाए होंगे। झुमका तो मैं देखते ही पहचान गया था कि वो मेरी बुआ का था।
शायद जब बुआ को चाचा चाची मिलकर कुएं में धकेल रहे होंगे तब ये झुमका उनके कान से निकलकर नीचे गिर गया होगा। चूड़ी तो मेरी चाची की ही थी, क्योंकि मेरी बुआ तो ऐसी चूड़ी पहनती ही नहीं थी। मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताई और फिर उन दोनों चीजों को संभालकर अपने पास रख लिया। मैंने एक बड़े तांत्रिक से मिलकर इन सब बातों का जिक्र किया तो उसने ही मुझे कुछ खास मंत्र सिखाए और कहा कि मैं झुमका और चूड़ी अगर रात के तीसरे पहर में कुएं के अंदर फेंक दूंगा तो उन रूहों को मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कई बार गांव जाने के बारे में सोचा, लेकिन डर के मारे हिम्मत ही नहीं हुई। इसीलिए मैं जब उस मकान के अंदर घुसा तो एक एक कदम गिन गिन कर ही आगे बढ़ रहा था, क्योंकि तांत्रिक ने मुझे हर कदम पर मन में एक खास शब्द बोलने के लिए कहा था और 19वां कदम उठाते ही एक मंत्र पढ़कर ही आगे बढ़ना था। जब उस दिन ईशिता हमारे घर आई तो शायद उसने कुछ खोजते समय गलती से वो डिब्बा देख लिया जिसमें झुमका और चूड़ी रखे हुए थे। मीतू की नजरों से बचाने के लिए वो डिब्बा मैंने बेडरूम के कपबोर्ड में न रखकर होल के उस रैक में रखा था जिसमें कुछ फाइल्स और अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट रखता था। मैं जब मैं मुखौटा लगाकर ईशिता को मीतू समझ के डराने आया और वो घबराकर चीख मार के बेहोश हो गई, तब उसे होश में लाने के लिए मैं उसके पास गया और तब मुझे उसके एक कान में वो झुमका दिखा जो शायद ईशिता ने उत्सुकता से पहन लिया होगा। मैं तो वो झुमका देखते ही शॉक्ड रह गया और जल्दी से वो झुमका मैंने वापस निकाल के अपने पास रख लिया। इतने में मीतू वापस घर आ गई और फिर बाद की सारी बातें तो तुम दोनों को मालूम ही है, लेकिन पहले इस बात की गंभीरता मैं समझ नहीं पाया था। मुझे तो यही लग रहा था कि ईशिता मेरे पहने मुखौटे की वजह से ही बेहोश हुई है। पर जब डॉक्टर की क्लिनिक में ईशिता ने तरंगिनी कहा तो मैं फौरन समझ गया कि असल माजरा क्या है और तभी मैंने तय कर लिया कि मैं अब ईशिता को लेकर अपने पुश्तैनी गांव जाऊंगा और वहां जाके अपनी बुआ की आत्मा को मुक्ति दूंगा। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि वो साया कौन था जो मेरे चारों तरफ मंडरा रहा था और जिसने रक्षित को राह दिखाई थी। तो वो साया था मेरी चाची का। रूह तो उनकी भी मुक्ति के लिए तड़प रही थी, लेकिन वो अपने साथ ईशिता को भी इस कुएं के अंदर ले जाना चाहती थी, क्योंकि ईशिता के अंदर बुआ की आत्मा थी जिससे चाची को बेइंतहा नफरत थी। गगन की बातें सुनकर रक्षित और मीतू सन्न रह गए। फिर रक्षित अटकते हुए किसी तरह बोला, लेकिन गगन, वो ट्रैक्टर पर सिरकटी लाशें किसकी थी जो मुझे मिली थी? गगन ने सपाट लहजे में कहा, उसमें पीछे बैठे हुए दो तो वही नौकर थे जिन्हें चाची ने अपने अंतिम संस्कार की रात को ही गर्दन काट के मार दिया था, और ट्रैक्टर चला रहा शख्स शायद मेरे चाचा जी की रूह होगी, क्योंकि जो तुमने हरीश और मनहर का नाम बताया था वे दोनों गांव वाले घर में ही नौकर थे। मीतू हैरानी से बोली, लेकिन गगन, तुमने तो ईशिता के कान से झुमका निकाल लिया था ना, तो फिर क्यों बुआ की आत्मा ने उस पर कब्जा जमा लिया? गगन लंबी सांस लेते हुए बोला, मैंने झुमका जरूर निकाल लिया था, लेकिन तब तक तो बुआ की रूह ने ईशिता पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था, और फिर ईशिता तो पहले से ही बहुत कमजोर दिल की थी और रूह उस पर ही कब्जा करती है जो अंदरूनी तौर पर कमजोर होता है। ऐसा ही कुछ ईशिता के साथ हुआ और फिर हमारे रतनपुर पहुंचने में भी चाची की रूह ने बहुत सी रुकावटें डाली। वो दरअसल हमारी हिम्मत परखना चाहती थी, इसीलिए हमारे सामने एक के बाद एक जाने कितनी सारी परेशानियां आईं, लेकिन ऊपर वाले के करम से अब सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। अब कभी वो रूहें किसी को नहीं सताएंगी। मीतू अचानक बोली, वो देखो गगन, सुबह की पहली किरण। अब जल्दी ही इस खौफ भरी रात का अंधेरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रक्षित सुकून भरी गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, ये खौफ भरी रात अब कुछ पलों में खत्म हो जाएगी, लेकिन इस रात की खौफनाक यादें शायद जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो साथियों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर पूरी होती है, और जहां तक मुझे यकीन है कि मेरी इस फैमिली को ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि जब स्टोरी पहली बार मेरे पास चलकर आई तो मुझे भी इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर का एहसास हुआ था।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इस कहानी को सुनते हुए काफी मजा आया होगा। हालांकि उन लोगों के लिए मेरी सहानुभूति है जिनको थोड़ा बहुत डर लगा होगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि किन किन लोगों को डर नहीं लगा और किन किन लोगों को डर लगा है। और ये भी बताओ कि इस कहानी का सबसे डरावना पार्ट कौन सा था जिसे सुनकर लोगों की पेशाब निकल आए। सॉरी, खैर ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, लेकिन चलिए थोड़ा मजाक तो चलता ही है। मैं इंतजार करता हूं आपके कमेंट्स का, और फिर अगली स्टोरी में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगा। अब पिछली कुछ स्टोरीज पर जिन लोगों ने कमेंट्स में अपने नाम लिखे और स्टोरी के बारे में कुछ शेयर किया, उनका नाम लेते हैं। कुसुम मिश्रा, छत्तीसगढ़; अमित चौधरी, अयोध्या; जयप्रकाश सोलंकी, बीकानेर; अनीता दुबे, अनुराधा, गुजरात; अहमदाबाद; पुष्पा राणा, नागपुर; शिवा राजपूत; अनूप, देहरादून। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके लिए एक और जबरदस्त स्टोरी की तलाश में निकलता हूं।